स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन एंड आई होप हमारा ऑडियो एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है। सुनना तो इस प्यारे से वीडियो में मैं आपके लिए AS20 का रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, रिवीजन कंसेप्ट्स का तो करवाऊंगा, बट AS20 में बच्चा फंसता है क्वेश्चंस में, तो साथ साथ में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस का भी आपको रिवीजन करवाऊंगा, तो टेंशन बिल्कुल ही मत लेना। उसके अलावा ये जो मैं रिवीजन करवाऊंगा, इसमें मैं मेरे क्लास में लिखाए हुए बोर्ड नोट्स यूज करूंगा। ठीक है, तो अगर आपने मेरे से पढ़ रखा है तो आपके पास ये बोर्ड नोट्स होंगे, अगर नहीं पढ़ रखा है टेंशन लेने की बात नहीं है। दिस बोर्ड नोट्स आई विल अपलोड ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उस टेलीग्राम पे आपके लिए सीए इंटर के लिए, एडवांस अकाउंट्स के लिए बहुत सारी यूजफुल चीजें मैं डालता रहता हूं, सो डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा रिवीजन देखने के पहले सब्सक्राइब के बिना रिवीजन ना मुन्ना ना, पहले सब्सक्राइब करना फिर ही देखना। ठीक है, सो हम फटाफट से रिवीजन शुरू करते हैं। अच्छे से आपको रिवाइज करने का ट्राई करूंगा। आपने पहले कहीं से भी पढ़ रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब के बाद आपके लिए AS20 के जो भी मार्क्स आते हैं दैट विल बी इन योर पॉकेट। ठीक है, ये मेरी गारंटी, एकदम आसान बना के दे दूंगा आपको। तो शुरू करते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहला हमारा था AS20 EPS अर्निंग्स पर शेयर। तो EPS दो प्रकार का निकलता है, एक होता है बेसिक EPS, एक होता है डाइल्यूटेड EPS। तो पहले मैं सिर्फ बेसिक EPS की बात करूंगा। मैंने ये बॉक्स में लिख रखा है कि बेसिक EPS में हम कितनी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मूला के बारे में। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बेसिक EPS? तो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चा यहां करता है, बोलता है प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। वो गलत फॉर्मूला है। प्रॉफिट नहीं लेते न्यूमरेटर में, हम लेते हैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स और डिवाइड करते हैं बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब द दिक्कत इज, ये अर्निंग्स मतलब कौन सी वाली अर्निंग्स? तो मैं शुरू से शुरू करने का समझाने के लिए ये देखना। मान लो आपने रेवेन्यू कमाया, उसमें से आपने सारे खर्चे माइनस किए इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट। ठीक है, फिर आपको पीबीटी मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से आप टैक्स माइनस करोगे, आपको पैट मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से आपको प्रेफरेंस डिविडेंड करना पड़ेगा माइनस, तब जाके आपको मिलता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स। अब इसमें कुछ कुछ बातें करूंगा। सबसे पहली बात, सर हमने प्रेफरेंस डिविडेंड को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद माइनस क्यों किया? जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो ऊपर ही माइनस कर दिया, तो प्रेफरेंस का डिविडेंड आपने क्यों बाद में माइनस किया? बिकॉज प्रेफरेंस के डिविडेंड पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। जो आप डिवेंचर पे इंटरेस्ट भरते हो उस पर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इसलिए टैक्स लगाने के पहले वो खर्चा माइनस करते हैं। बट डिविडेंड वाले केस में आपको कोई भी खर्चे का, कोई भी डिविडेंड पेमेंट का टैक्स बेनिफिट नहीं है। टैक्स में एज अ एक्सपेंस आप क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद लिखते हैं। पहली चीज। सेकेंड चीज ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर दो तरह के प्रेफरेंस शेयर होता है, एक होता है क्यूमुलेटिव, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है कि मान लो आपने अगर कोई डिविडेंड परसेंटेज प्रॉमिस किया है और मान लो आपने ईयर 1 में वो डिविडेंड नहीं पे किया, तो ईयर 2 में जाकर आपको ईयर 1 ईयर 2 दोनों का भरना पड़ेगा। बट नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है? नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर अगर आपने मान लो ईयर 1 में डिविडेंड नहीं पे किया, प्रेफरेंस का पैसे नहीं था आपके पास, प्रॉफिट नहीं था, तो नहीं पे किया, तो जब आप ईयर 2 में भरोगे यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू मेक द पेमेंट फॉर ईयर 1। आपको ईयर 1 का डिविडेंड भरना कंपलसरी नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। दैट मींस इफ एनी डिविडेंड इज नॉट पेड इट विल नॉट गेट अक्यूमुलेटेड। ठीक है, अब इसका रिलेवेंस क्या रहेगा? रिलेवेंस ये है कि जब आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हो, अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हुआ तो डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करे या ना करे आपको माइनस करना ही होता है। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी पे करना ही है ना यार। बट इन केस ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर यू विल ओनली डिडक्ट द डिविडेंड फ्रॉम ईयर व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। अब सर एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव को लेकर कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, तो जो भी प्रेफरेंस शेयर रहेगा मान लेना वो क्यूमुलेटिव ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मैंने दिया। अच्छा, उसके अलावा सर हम प्रेफरेंस के अलावा इक्विटी का डिविडेंड भी पे करते हैं ना, तो वो माइनस नहीं करना चाहिए? नहीं 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 नहीं, इक्विटी का डिविडेंड माइनस मत करना, हमको चाहिए अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो हम इक्विटी का डिविडेंड माइनस नहीं करेंगे, ध्यान रखना। इज दिस क्लियर? इससे आपकी जो न्यूमरेटर है वो वाला पार्ट निकल जाएगा। द डिनोमिनेटर वॉज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में वेन्स बोलता हूं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये वेटेड एवरेज कैसे निकलता है इसको समझाने के लिए हमने मीठा सा एग्जांपल लिया था। मान लो दिसंबर का ईयर एंड है, 1 जनवरी को आपके पास बिगनिंग में 1800 शेयर थे, उसके बाद आपने मई में कुछ न्यू इशू किया और उसके बाद आपने नवंबर में बाईबैक किया। तो अब वेटेड एवरेज में क्या होता है? मान लो कोई शेयर आपके पास पूरे साल थे, तो आप इस पे 12/12 का वेट लगाते हो, पूरे साल थे इसलिए 12 मंथ्स बाय 12 मंथ्स। मान लो ये जो आपने न्यू इशू किया है ये मई में किया है, दिसंबर का ईयर एंड है, तो अगर 31 मई में इशू किया है तो ये कितने साल के लिए आउटस्टैंडिंग था शेयर? तो आप शुरू करोगे फ्रॉम 31 मई टिल 31 दिसंबर, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 महीने के लिए दिस शेयर वाज ओनली डन इन द करंट ईयर। तो आपके ईपीएस में दिस विल ओनली कम फॉर अ पीरियड ऑफ
7 मंथ्स। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, उसके बाद बायबैक हुआ है। बायबैक करने से शेयर्स कम हो जाते हैं, कंपनी में आउटस्टैंडिंग शेयर कम हो जाते हैं, तो बायबैक आप करोगे माइनस। कब हुआ था बायबैक? नवंबर में। तो बायबैक का इंपैक्ट सिर्फ 2 ही महीना आया, बराबर। तो जो भी बायबैक के शेयर्स है इंटू 2/12 करके आप वो कर लोगे माइनस। इस तरीके से आपको मिलेगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज का बेसिक मतलब होता है कि शेयर जितने समय के लिए कंपनी में आउटस्टैंडिंग थे, सिर्फ उतने ही समय के लिए आप उसको ईपीएस वाले कैलकुलेशन में कंसिडर करोगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन गाइस? बोलो यस और नो। यस सर। ये हमारा हो गया जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्लियर। अच्छा, वेटेड एवरेज निकालने का आईसीआई एक और तरीका सिखाता है। आपको चाहिए तो तरीका सुन लो, एग्जाम में ये नहीं किया तो भी चलेगा। सुनना क्या तरीका है। तरीका ये है, मान लो इसी सेम एग्जांपल में आपके पास डे 1 पे 1800 शेयर्स थे। 1800 के बाद आपने नया इशू कब किया? मई में। तो मैं बोलूं 1 जैन से लेकर 31 मई तक द नंबर ऑफ शेयर्स डिड नॉट चेंज। 1 जैन से लेकर 31 मई तक द नंबर ऑफ शेयर्स डिड नॉट चेंज। तो आप बोलोगे 1800 इंटू 5/12। वाई 5/12? बिकॉज 5 महीने तक नंबर ऑफ शेयर सेम थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 600 शेयर का न्यू इशू हुआ। जैसे न्यू इशू होता है नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो पहले 1800 थे, फिर 600 का न्यू इशू हुआ, टोटल हो गया 2400। तो अब आप ये देखोगे ये 2400 शेयर्स कब तक चेंज नहीं हुए। सो दे डिड नॉट चेंज टिल 1 नवंबर, दैट इज फॉर अनदर 5 मंथ्स। तो मैं बोलूंगा 2400 इंटू 5/12। उसके बाद आपने किया बायबैक। बायबैक करने से टोटल शेयर्स कम हो जाएंगे ना, तो जो टोटल शेयर 2400 थे वो गिर के अभी हो जाएंगे 2100। तो ये चले सिर्फ 2 महीने के लिए। तो आप बोलोगे 2100 इंटू 2/12, बराबर। तो एक तरीके से इसको मैं बोलता हूं क्यूमुलेटिव मेथड। दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा, बट ऑफकोर्स पहला मेथड ज्यादा इजी है, लेकिन ऐसे ही किताब में आपको दोनों मेथड से सोल्यूशन दिखेंगे, तो इसलिए दूसरा मेथड बता दिया। सेकंड मेथड समझे तो ठीक, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था आपका पहला पॉइंट, दैट वाज द फॉर्मूला फॉर बेसिक ईपीएस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बढ़िया लग रहा है? यस सर। अब आता है पार्टली पेड अप शेयर्स। सर पार्टली पेड अप मतलब क्या होता है? सुना रहेगा ना, 10 रुपए का शेयर है, सिर्फ 5 रुपया कॉल अप किया है, उसको बोलते हैं पार्टली पेड अप। तो देखो इसमें कैसा था, 1 जैन 1800 शेयर थे, फेस वैल्यू 10, पेड अप वैल्यू 10। यहां कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब 1 जैन को 1000 शेयर थे, फेस वैल्यू 10, पेड अप वैल्यू 5। अब जिसकी पेड अप वैल्यू 5 होती है, आप ये नहीं बोल सकते ना कंपनी में कितने शेयर्स थे, तो आप ये नहीं बोल सकते 2800 शेयर्स थे, नहीं ना। 1800 शेयर 10 रुपए वाले जिसमें 10 पेड अप है, 1000 शेयर 10 रुपए वाले लेकिन 5 ही पेड अप है। तो ये 1000 और ये 1800 कंपेरेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 1000 को इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? इस 1000 को इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करते? जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है इनटू पेड अप वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू। इसकी पेड अप वैल्यू कितनी है? 5, फेस वैल्यू कितना है? 10। ऐसे करोगे तो आपको मिलेगा 500 शेयर्स। मतलब 1000 शेयर्स 5 रुपए के इज इक्विवेलेंट टू 500 शेयर 10 रुपए के। कॉमन सेंस से भी जवाब आ जाता बस। तो पहले पार्टली पेड अप को आप इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करना, उसके बाद आप नॉर्मल वेट्स लगाओ, 1800 इंटू 12/12 प्लस 500, ये भी फर्स्ट जैसा था तो इंटू 12/12, सिंपल। तो आपको पार्टली पेड अप में मिल गया नंबर ऑफ शेयर्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अच्छा, पार्टली पेड अप में एक क्वेश्चन भी अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है, नहीं किया तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज देख लेना क्या बोलता है। बोलता है 1 जनवरी को 1800 शेयर थे 10 रुपए के, फेस वैल्यू 10। तो ये दिसंबर ईयर एंड है, तो ये 1800 को तो आप 12/12 करोगे वेन्स में, प्लस आपने 31 अक्टूबर को न्यू इशू किया 600 का, फेस वैल्यू 10, पेड अप वैल्यू 5। तो अब ये जो आपने नया इशू किया है ना, सबसे पहले तो ये पार्टली पेड अप है, तो इसको आपको इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे सिखाया था? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पेड अप वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू, ये करना। ठीक है, अब इसमें एक खास बात ये भी है कि ये पार्टली पेड अप तो थे, उसके अलावा ये इशू भी अक्टूबर में हुए। अगर दिसंबर ईयर एंड है तो यहां मंथ्स का वेट भी लगाओगे, तो आप 2 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स भी करोगे, तो इससे आपको मिलेगा वेन्स जो कि आता है 1850। क्या तुम लोग को समझता है? कितना बढ़िया तरीके से अपन ने सॉल्व कर लिया, मजा आ गया सर। ठीक है, आ जाओ। तो ये पार्टली पेड अप का कंसेप्ट और उसके ऊपर एक मीठा मीठा क्वेश्चन। अब आता है हमारा अगला कंसेप्ट, दैट इज शेयर्स विद डिफरेंट नॉमिनल वैल्यूज, है ना। इसका मतलब क्या होता है? मान लो कंपनी ने 2 क्लास ऑफ शेयर इशू किए, एक शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 है और एक और शेयर इशू किया जिसका फेस वैल्यू 5 है। ठीक है, उसको बोलते हैं शेयर्स विद डिफरेंट नॉमिनल वैल्यूज। देखो मैंने एग्जांपल भी ले रखा है। बैलेंस बिगिनिंग ऑफ द ईयर में था 18,000 शेयर, फेस वैल्यू 10, पेड अप वैल्यू 10। उसी दिन पे एक और नया इशू किया, फर्स्ट डे पे नया इशू किया 4000 शेयर्स का, फेस वैल्यू 5, पेड अप वैल्यू 5। अब इसमें होता गया है, आप बोलोगे ऐसा तो पार्टली पेड अप जैसा है। इसमें और पार्टली पेड अप में एक बेसिक फर्क है। पार्टली पेड अप में जो शेयर्स की फेस वैल्यू होती है वो दोनों सेम होती है, बस पेड अप वैल्यू कम होती है। तो ये जो पार्टली पेड अप है ये कभी ना कभी फुल्ली पेड अप बनेगा, बट इन केस ऑफ डिफरेंट नॉमिनल वैल्यूज फेस वैल्यू अलग है इस केस में।
तो ये फेस वैल्यू कभी चेंज होकर 10 नहीं बनने वाली है, ध्यान रखना। तो सर क्या करें? देखो भले ही कंसेप्चुअली दोनों अलग है, पार्टली पेड अप और ये, बट कैलकुलेशन मेथड सेम है। इसमें भी जो छोटा वाला फेस वैल्यू है, इसको आप 10 रुपए के हिसाब से इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट करोगे। सर ये कैसे करते? बड़ा सिंपल तरीका है। तो आप बोलोगे 4000 शेयर्स इंटू छोटा वाला फेस वैल्यू डिवाइड बाय बड़ा वाला फेस वैल्यू। देखो आपको ये मानना है कि 4000 शेयर 5 रुपए वाले, तो अगर 10 रुपए वाले होते तो कितने शेयर होते, वैसा। तो इसमें क्या करने का, नंबर ऑफ शेयर पकड़ने का, छोटा वाला फेस वैल्यू डिवाइड बाय जिस फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट बनाना है वो फेस वैल्यू, तो आपको मिलेगा 2000 शेयर। तो आप इसको मानोगे ये 2000 शेयर है 10 रुपए वाले, ना कि 4000 शेयर 5 रुपए वाले। सबको समझा ये वाला पार्ट? यस सर, देखो मैंने यही किया हुआ है, 4000 इंटू 5/10 इंटू 12/12, ये तो कर लिया, इससे आपको ईपीएस मिलेगा। अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ती है जो पार्टली पेड अप में नहीं कर रहे थे। अब होता क्या है, आपने जो ईपीएस निकाला वो ईपीएस है फॉर द शेयर्स विच हैज अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 बराबर, वो ईपीएस है फॉर द शेयर्स विच हैज अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। सॉल्व करोगे तो ईपीएस 50 रुपए का आएगा। अब ये नहीं बोल सकते कि मान लो आपके पास 18,000 शेयर्स वाले शेयर्स है, मतलब जिसका फेस वैल्यू 10 है, तो आपका ईपीएस 50 रुपए है। मान लो अगर कोई दूसरा आपका फ्रेंड है जिसके पास यही कंपनी के शेयर्स है बट 5 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि हमारे शेयर का ईपीएस भी 50 है। अरे नहीं ना, वो जो आपने ईपीएस निकाला वो तो 10 रुपए का इसका शेयर है, उसके लिए आप सोचो ना, एक का 10 रुपए का शेयर है, एक का 5 रुपए का शेयर है, अगर दोनों चिल्लाएंगे हम दोनों का ईपीएस 50 है तो ये तो भेदभाव हो गया ना। तो ये जो आप ईपीएस निकालते हो, बिकॉज आपने सारे शेयर्स को 10 रुपए वाले मान के निकाला है, तो ईपीएस भी 10 रुपए वाले शेयर का आएगा। कल को आपको ये पूछ ले कि 5 रुपए वाले शेयर का ईपीएस कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देना, ठीक है। तो 10 रुपए वाले शेयर का ईपीएस 50 है, तो 5 वाले का उसका आधा होगा, दैट इज 25 रुपया। ये है शेयर्स विद डिफरेंट नॉमिनल वैल्यूज, ध्यान रखना। बहुत ही शानदार पार्ट था ये, मजा आ गया सर। अच्छा, इसी बात पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसमें ऐसे ही करूंगा, थोड़ा कंसेप्ट उस पर जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो साथ साथ में लेता हुआ चलूंगा, आपको मजा आता हुआ चलेगा, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन बीच में स्किप कर रहा हूं मतलब दैट इज नॉट एलडीआर, एज सिंपल एज दैट। क्या बोलता है सुनना। 1 अप्रैल 11 कंपनी ने 6 लाख इक्विटी शेयर इशू किए, 10 रुपए के 5 पेड अप, ठीक है। सितंबर में बाकी का 5 रुपए मंगाया, 5 वॉज कॉल्ड अप, पेड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट वन होल्डिंग 60,000 शेयर्स। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है आफ्टर कंसिडरिंग प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये ऑलरेडी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स है, बिकॉज इसमें से डिविडेंड माइनस करने के बाद का आपको अमाउंट दिया हुआ है। अब इसमें मेन है कि वेंस कैसे निकालोगे। सुनना, एक टाइमलाइन बनाई है मैंने। जो 6 लाख शेयर्स है, 5 रुपया पहले से पेड अप था, है ना, तो मैं बोलूँ ये 5 रुपया जो पेड अप था ये तो पूरे 12 महीने के लिए था ना अपने पास, तो मैंने ऐसा किया 6 लाख इंटू 5/10, क्योंकि सिर्फ 5 रुपये पूरे 12 महीने था, तो इंटू 5/10 इंटू 12/12, सिंपल। उसके बाद आपने बाकी का 5 रुपया मंगाया, है ना, इन 6 लाख वालों से बाकी का 5 रुपया मंगाया, उसमें से 60,000 शेयर्स ने वो 5 रुपया नहीं दिया, तो उसको हटा दो। तो 6 लाख में से 60,000 शेयर्स ने 5 रुपया नहीं दिया, तो बचे कितने, 5,40,000 शेयर्स। इन्होंने आपको बाकी का 5 रुपया दिया ना, कब दिया, सितंबर में। दैट मीन्स अगला 5 रुपए का इंस्टॉलमेंट सितंबर से लेकर मार्च तक के लिए आउटस्टैंडिंग था, दैट इज फॉर 7 मंथ्स। तो आप बोलोगे 5,40,000 इंटू ₹5/10 इंटू 7/12, सिंपल। वापस से जो 6 लाख पे पहला 5 रुपया था वो तो पूरे 12 महीने के लिए था, तो 6 लाख इंटू 5/10 इंटू 12/12, और जो बाकी 5,40,000 पे 5 रुपया मिला वो सिर्फ 7 महीने के लिए मिला, तो 5,40,000 इंटू 5/10 इंटू 7/12, तो आपको आंसर आएगा ईपीएस का 4.8। अच्छा, ये जो अपना अगर आप देखोगे वेन्स, तो इसका वेन्स आता है 4,57,500, ठीक है। ये निकालने का और भी तरीका है, जैसा आईसीआई ने एक दूसरा तरीका कर रखा है, तो आप कोई भी तरीकों से करोगे आंसर सेम आना चाहिए, तरीका से मैटर नहीं करता है यहाँ। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर, मजा आ गया सर, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ना बेसिक ईपीएस में, मैंने आपको बेसिक सिखा दिया, फॉर्मूला, पार्टली पेड अप, शेयर्स विद डिफरेंट नॉमिनल वैल्यूज। अब हम पुदक के आ जाएंगे बोनस वाले एडजस्टमेंट पे, ठीक है। आ जाओ, बढ़ते बोनस की तरफ आ जाओ फटाफट से। अगर आप देखोगे बोनस, देखो बोनस में होता क्या है, कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देती है, ठीक है। मतलब बोनस की वजह से आपके प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है, ना ही कोई पैसा मिल रहा है आपको, प्रॉफिट भी नहीं बढ़ रहा है, पैसा भी नहीं आ रहा है, बट आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर जरूर बढ़ जाते हैं, ठीक है। मतलब खाया पिया कुछ नहीं, शेयर्स अलग से बढ़ गए। तो बोनस वाले केस में AS20 बोलता है कि आपको एक अजम्पशन लेकर चलना पड़ता है। वो अजम्पशन ये है कि बोनस किस दिन पे इशू हुआ वो डेट कभी मत देखना। मान लो आपका ईयर एंड इज मार्च, आपने जुलाई में बोनस दिया, तो नॉर्मली 9/12 करके वेट लेते हैं, तो बोलता है नहीं, बोनस में वेट लेने का जरूरत ही नहीं है, मानना बोनस वाज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम डे 1 ओनली, ठीक है। एक तो ये चीज। सेकेंड चीज, बोनस डे 1 से था ये तो ठीक है, हमको ये भी मानना है कि बोनस प्रीवियस ईयर से था, मतलब करंट ईयर में नहीं, बोनस था प्रीवियस ईयर से। मतलब प्रीवियस ईयर का भी जब आप ईपीएस निकालोगे
तो आपको बोनस का इम्पैक्ट लेने के बाद निकालना पड़ता है। अब इसको मैं समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, बढ़िया सा सुनना। मान लो मेरा अर्निंग्स प्रीवियस ईयर में 10 लाख था, करंट ईयर में भी 10 लाख हुआ, ठीक है। प्रीवियस ईयर के मेरे वेन्स 5 लाख थे विदाउट बोनस, करंट ईयर में 5 लाख आया नॉर्मल शेयर्स, और 1:1 के रेशियो में दिया बोनस, तो शेयर्स हो गए और 5 लाख से बढ़ जाएंगे, मतलब टोटल शेयर आपके 5 + 5 10 लाख हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मेरा जो करंट ईयर का ईपीएस है वो है 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख शेयर्स, दैट इज ₹1। जो मेरा प्रीवियस ईयर का ईपीएस है वो कितना है, 10 लाख अर्निंग्स है, डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज ₹2 बराबर। अब ये तो हुआ प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल ईपीएस। अब देखो ये हम करते क्यों है बोनस में, हम ऐसा क्यों मानते हैं कि वो प्रीवियस ईयर से भी था। सिंपल रीजन है कि देखो ना, अब ये कंपेरेबल नहीं है ना। आपको लगेगा कि यार प्रीवियस ईयर में ईपीएस 2 था, अभी तो ईपीएस 1 ही है, लेकिन रियल में दोनों साल परफॉर्म तो सेम ही किया है ना, दोनों साल शेयर्स भी सेम ही थे ना। वो तो करंट ईयर में बोनस आ गया इसलिए लग रहा है कि ईपीएस गिर गया। तो इसीलिए कंपेरेबिलिटी पर्पस के लिए हम प्रीवियस ईयर का एक और ईपीएस निकालते, मतलब प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल तो निकाला आपने, बट प्रीवियस ईयर का एक और निकलता है रीस्टेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीस्टेटेड? रीस्टेटेड का मतलब होता है प्रीवियस ईयर के ईपीएस में बोनस का इंपैक्ट भी ले लो, मतलब इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ बोनस इन प्रीवियस ईयर ऑल्सो। तो प्रीवियस ईयर की अर्निंग्स थी 10 लाख, वेन्स इंक्लूडिंग बोनस कितने लोगे, अगर ये बोनस ऐसा मानना करंट ईयर नहीं प्रीवियस ईयर से थे, तो प्रीवियस ईयर के भी शेयर आपके 10 लाख हो जाएंगे बराबर। तो आपका प्रीवियस ईयर का ईपीएस आ जाएगा ₹1। 100 बात की एक बात, बोनस में 2 बातें याद रखो। पहला, बोनस शेयर्स अगर आपने दिए है तो डेट मत देखना कब दिया है, करंट और प्रीवियस ईयर दोनों में पूरे 12 महीने के लिए ले लेना, पहली चीज। सेकेंड चीज, जब जब बोनस आएगा तब तक अगर मान लो 2 साल का डेटा दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का दिया हुआ डेटा, करंट ईयर का दिया हुआ डेटा, तो अगर 2 साल का डेटा दिया हुआ है ना, तो ईपीएस 2 नहीं 3 निकलेंगे। 3 की शक्ति। सर 3 कैसे? एक तो करंट ईयर का ओरिजिनल बोनस कंसिडर करने के बाद, एक प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल, जो प्रीवियस ईयर का निकला था ओरिजिनल वो था विदाउट बोनस, और एक निकलेगा प्रीवियस ईयर का रीस्टेटेड। तुमको समझा? देखो करंट ईयर के 2 मत निकालना ये जैसे, करंट ईयर का एक ही निकलेगा विद द इफेक्ट ऑफ बोनस, प्रीवियस ईयर निकलेंगे 2, एक तो प्रीवियस ईयर का जो ओरिजिनल था वो, और एक प्रीवियस ईयर का निकलेगा रीस्टेटेड। रीस्टेटेड में हम प्रीवियस ईयर में बोनस का इंपैक्ट दोबारा ऐड करते हैं, वैसा। तुमको समझा मैंने क्या बोला? यस। अब इसको बेहतर समझने के लिए अपने पास एक और क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। एलडीआर नहीं है बट देख लो क्या बोलता है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, शेयर्स दिया हुआ है 20 लाख। बोलता है ऑन 1 अक्टूबर बोनस कितने का दिया हुआ है, बोलता है 2 शेयर्स फॉर ईच इक्विटी शेयर। अब ध्यान देना, 2 शेयर फॉर ईच मतलब 2 बोनस के शेयर देंगे अगर आपके पास 1 शेयर है तो। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली वी आर यूज्ड टू गिविंग बोनस लेस, मतलब नॉर्मली ऐसे देते हैं 1:2 के रेशियो में, मतलब 2 के बदले 1, 5 के बदले 1, 4 के बदले 1। यहां आपको 2 बोनस मिलेगा 1 के बदले, मतलब यहां रेशियो है 2:1 का, ठीक है, ध्यान रखना। तो कितने शेयर हो जाएंगे बोनस में? नॉर्मल शेयर्स 20 लाख है, बोनस है 2:1 के रेशियो में, मतलब बोनस के शेयर 40 लाख हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 60 लाख। अब कैसे निकालोगे देखना, 3 ईपीएस निकलेंगे, मैं आपको इधर ही करके दिखाऊं फटाफट से। सबसे पहला आप निकालने का करंट ईयर का ओरिजिनल, ठीक है। करंट ईयर का प्रॉफिट है 60 लाख और नंबर ऑफ शेयर्स भी हो जाएंगे 60 लाख, 20 लाख नॉर्मल, 40 लाख के बोनस, तो आपका ईपीएस आएगा 1 का। उसके अलावा प्रीवियस ईयर का निकालोगे ओरिजिनल, प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल कैसे निकलेगा? 18 लाख डिवाइड बाय 20 लाख शेयर, जो भी आपका आएगा, मेरे ख्याल से इट कम्स टू 0.9, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 0.9 आएगा। उसके बाद आपका निकलेगा प्रीवियस ईयर का रीस्टेटेड। अब प्रीवियस ईयर के रीस्टेटेड में कैसे निकालोगे? अर्निंग्स तो सेम रहेगी, बस नंबर ऑफ शेयर आप 60 लाख लिखोगे, तो वो आपका आएगा 0.3, खत्म कहानी। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबको समझा? यस। ईपीएस में एक प्रो टिप देता हूं, एग्जाम में हमेशा पहले फॉर्मूला लिखा करना कि बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, उस फॉर्मूला का मार्क्स होता है भाई, ठीक है। तो ये बोनस वाला पार्ट क्लियर है क्या सब लोग को? एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब इसी बात पे एक और क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी अपन फटाफट से करने का ट्राई करते हैं। क्या बोलता है सुनना, बोलता है 10 लाख इक्विटी शेयर है, 10 लाख रुपए के, बिकॉज फेस वैल्यू 1 रुपया ही है। 10 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है, हैविंग फेस वैल्यू ₹10, तो टोटल वैल्यू 1 करोड़ हो गया। अब ये क्यों दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर? शायद प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए दिया रहेगा। याद है अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ता है, वही है। नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसमें से आपको प्रेफरेंस डिविडेंड करना पड़ेगा माइनस। ऑन 1 Jan एनएटी मेड अ बोनस इशू ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर 2, एक शेयर देंगे 2 के बदले, तो 1:2 का रेशियो है। बोनस में डेट मत देखना, ऐसा मानना करंट ईयर में भी डे 1 से था, प्रीवियस ईयर में भी डे 1 से था, खत्म। आगे 1 Jan को न्यू इशू भी किया 2 लाख शेयर्स का ऑफ ₹1 ईच एट द फुल मार्केट प्राइस। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब आप नया इशू करते हो तो मार्केट प्राइस पे इशू क्या, किस पे इशू क्या, फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ये आपका डेटा इरेलीवेंट है। फिर बोलता है एनएटी शेयर वर ट्रेडिंग एट 8.05, अगेन इरेलीवेंट डेटा। फर्दर इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट बेसिक अर्निंग्स पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 March 11
वॉज प्रीवियसली रिपोर्टेड एट 62.30। प्रीवियस ईयर का आपको ईपीएस दे रखा है 62.30। अब ये क्यों दे रखा है, काम आएगा अपने को। बोलता है बेसिक ईपीएस निकालो, है ना, आपको कंपेरेटिव फिगर के साथ देना है बेसिक ईपीएस, तो करंट का भी दोगे, प्रीवियस ईयर का भी दोगे। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, देखो फटाफट से करके दिखाता हूं। सबसे पहले आप निकालोगे बेसिक ईपीएस, बराबर फॉर्मूला वगैरह लिखा, वो ठीक है। न्यूमरेटर में क्या आएगा, 90 lakhs आएगा, माइनस द प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 1 CR पे 8%, दैट इज हाउ मच, 8 lakhs। तो आपका 90 lakhs माइनस 8 lakhs, दैट विल गिव यू 82 lakhs। ये आपका हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में क्या कहेगा पहले वो देखना। जो नॉर्मल शेयर्स थे 10 लाख, वो तो 12/12 के वेट पे आएंगे। उसके अलावा आपने बोनस दिया, अब बोनस ही ओपनिंग शेयर्स पे जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, बिकॉज न्यू इशू बोनस के बाद हुआ है या सेम डे पे हुआ है, और बोला भी है बोनस सिर्फ 31 दिसंबर तक जो शेयर्स थे उन पे देना है। तो बोनस अगर 10 लाख नॉर्मल शेयर्स थे तो 1:2 का बोनस है, तो 5 लाख हो जाएगा बोनस, तो 5 lakhs इंटू 12/12। उसके बाद जो नया इशू आपने किया है, नया इशू जैन में किया है 2 लाख शेयर्स का, तो ये आएगा इंटू 3/12 करके, तो 2 लाख इंटू 3/12 करके आप नया इशू ले लोगे। मैं रफ में करके दिखा रहा हूँ आपको, सबको समझा कैसे होएगा। इस तरीके से आपका निकलेगा करंट ईयर का बेसिक ईपीएस, बराबर, तो मैंने देखो करके दिया हुआ है इधर, वो इस तरीके से निकाला हुआ है। देखो कितने बढ़िया फॉर्मेटिंग में सिखाया था, आपको याद है ना, यस। तो आपका करंट का बेसिक निकला 5.29 पर शेयर का, ये आपका हो गया खत्म। फिर मैंने बताया था प्रीवियस ईयर का भी 2 देना पड़ता है। एक देना होता है प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल ईपीएस वाज 62.30। वाह कितने बढ़िया लोग हैं, थैंक यू बोलो आईसीआई को, थैंक यू आईसीआई। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो एक इन्फॉर्मेशन छुपा लिया आपसे। प्रीवियस ईयर का रीस्टेटेड निकालने के लिए प्रीवियस ईयर की अर्निंग्स भी चाहिए। क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर की अर्निंग्स थी नहीं, बट हम निकाल सकते हैं प्रीवियस ईयर की अर्निंग्स। कैसे, प्रीवियस ईयर का ईपीएस है, उसका फॉर्मूला लिखो, ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। प्रीवियस ईयर का ईपीएस तो आपके पास है, अर्निंग्स नहीं है, और प्रीवियस ईयर के शेयर्स कितने थे, जो करंट ईयर के ओपनिंग शेयर्स है 10 लाख, वो प्रीवियस ईयर भी तो हो गई, ये मान लेना। तो आप वेटेड एवरेज में 10 लाख ले लेना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको अर्निंग्स मिलेगी 6,23,00,000 की। ये प्रीवियस ईयर की अर्निंग्स हो गई। अब आप प्रीवियस ईयर का रीशेडेड निकाल सकते हो। कैसे, प्रीवियस ईयर के रीशेडेड में सिर्फ बोनस का एफर्ट आपको इंक्लूड करना है। तो अर्निंग्स तो हमने ढूंढ ली, डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख थे और बोनस 5 लाख था, वो इंक्लूड कर लेना। तो आपको मिलेगा 41.53 का पर शेयर का ईपीएस, दैट इज रीस्टेटेड वाला। सबको समझता है वाला पार्ट, एकदम बढ़िया समझता है सर। अच्छा, इस क्वेश्चन में इनको चेन नहीं पड़ा, ईपीएस पूछ के चेन नहीं पड़ा इनको, और भी कुछ पूछा है। एक्सप्लेन व्हाई द बोनस इशू ऑफ शेयर्स एंड द शेयर्स इशूड एट फुल मार्केट प्राइस आर ट्रीटेड डिफरेंटली। बोलता है ये बताओ बोनस को आप अलग से क्यों ट्रीट करते हो। जैसे बोनस भी 1 जनवरी को दिया हुआ है, तो उस पर क्यों लगा, उस पर क्यों 12/12 महीने का वेट ले लिया। मतलब बोनस को हमने क्यों माना ऐसे प्रीवियस ईयर से था, उस पर कोई मंथ्स का वेट क्यों नहीं लगाया, पूरे साल के लिए क्यों लिया। और जो शेयर पैसे में आए, पैसा देकर आया, उस पर क्यों लगाया मंथ्स का वेट। इसका एक लाइन में लॉजिक सिंपल ये है कि बोनस में देयर इज नो कंसिडरेशन विच वी आर रिसीविंग, बोनस आर इशूड फॉर नो एडिशनल कंसिडरेशन, इसलिए हम मानते हैं कि पूरे साल के लिए ले लेना कंपेरेबिलिटी पर्पस के लिए। बट बाकी जो नॉर्मल इशू है उसमें पैसा आता है, इसलिए हम वेट्स लेते हैं उसमें। तो उसका लॉजिक आईसी ने दे रखा है सेकंड वाले पार्ट पे, एक बार रीड करोगे एकदम मक्खन आपका हो जाएगा। इज दिस क्लियर टिल एवरीवन? यस सर, एकदम क्लियर है सर। ये था आपका बोनस वाला पार्ट। अच्छा, बोनस वाले पार्ट के बाद नॉर्मली बेसिक ईपीएस में आता है राइट शेयर्स का पार्ट। बट राइट शेयर्स के पहले एक थियोरेटिकल चीज है जो बस एक बार रीड करके चले जाना, मैं आपको रीड करवाता हूं। इसके ऊपर कभी कभी छोटा मोटा क्वेश्चन आया तो आया, ध्यान रखना। वो ये है टाइम ऑफ इंक्लूजन इन द कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें बेसिकली क्या समझाने का ट्राई करता है देखना। मान लो मैंने न्यू इशू प्लान किया था, न्यू इशू प्लान किया था 31 अक्टूबर को, लेकिन न्यू इशू एक्चुअली मैंने अनाउंस वगैरह किया, न्यू इशू ऑफ शेयर्स अनाउंस मैंने किया मान लो 1 दिसंबर को। तो इसको हम वेटेड एवरेज में कब से लेंगे, जिस दिन मैंने सोचा था, प्लान किया था 31 अक्टूबर तब से, या जिस दिन मैंने रियल में अनाउंस किया। तो जिस दिन आपने अनाउंस किया उस दिन से लेना चाहिए ना वेट्स में। तो बस अलग अलग केसेस में यही बोला गया है कि आप किसी भी कैलकुलेशन को, किसी भी शेयर्स को वेट्स किस दिन से लगाओगे, टाइम ऑफ इंक्लूजन इन कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ये उसके बोलने का मतलब है। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है। सबसे पहले व्हेन शेयर्स आर इशूड, कब शेयर्स कब इशू किए और कब से इसको डिनोमिनेटर में इंक्लूड करना है। तो पहला, इफ शेयर्स आर इशूड फॉर कैश, तो आप इंक्लूड करोगे व्हेन द कैश बिकम्स रिसीवेबल। सिंपल, एक बार पढ़ के जाना, एकदम इजी है, मैं पढ़वा ही रहा हूं आपको। इशूड फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, तो अगर आप शेयर्स पैसे में नहीं डिबेंचर के कन्वर्जन पे देने वाले हो तो डेट ऑफ कन्वर्जन से आपको ईपीएस में इंक्लूड करना है। आगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी लैंग्वेज थोड़ी अजीब है। शेयर्स गिवन अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन, है ना। तो अगर आप शेयर्स दे रहे हो किसी को पैसे के लिए नहीं, कन्वर्जन पे भी नहीं,
आपने किसी से लोन लिया था तो आप लोन पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल भरते हो, तो पैसा नहीं है इंटरेस्ट प्रिंसिपल भरने का, तो हमने शेयर्स दे दिए बराबर। तो ऐसे केस में हम कब से गिनेंगे वेटेड एवरेज के अंदर उस शेयर्स को? डेट व्हेन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सीजेस टू अक्रू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट? आपकी ईएमआई की डेट होती है ना कि मैं हमको ईएमआई 15 तारीख तक भरना है, तो जो लास्ट डे होती है ना आपकी इंस्टॉलमेंट भरने की, उस दिन हम मानेंगे कि आपने उस दिन पे शेयर दिया। मान लो लास्ट डेट मेरी है 15 तारीख को, ठीक है, तो हम मानेंगे हमने शेयर्स जो दिए हैं वो 15 तारीख को दिए, ऐसा। तो इसलिए बोलता है डेट व्हेन इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल सीजेस टू अक्रू। वापस बता दो इस पॉइंट में पढ़ क्या रहे हैं। इस पॉइंट में हम पढ़ नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे? ये पढ़ रहे हैं कि इसको वेट्स में कब से लेना है, जो शेयर्स आप दे रहे हो उसको वेट्स में कब से लेना है। आगे, शेयर्स गिवन फॉर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, तो डेट ऑफ सेटलमेंट। देखो बड़ा सिंपल है, बाकी सब सिंपल है। शेयर्स गिवन फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट, तो डेट व्हेन एक्वायर्ड असेट इज रिकॉग्नाइज्ड। अगर आपने असेट खरीदा बदले में शेयर्स दिया, तो शेयर्स को वेट्स में कब लेंगे? जिस दिन आप असेट को बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो। आगे, शेयर्स टू बी इशूड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। मान लो मैंने आपको टीचिंग सर्विस दी, आपने मुझे आपकी कंपनी के शेयर्स दिए, तो आप अपने शेयर्स को वेट्स में कब से लोगे? जिस दिन मैंने आपको सर्विस रेंडर की थी उस दिन, डेट व्हेन सर्विसेज वर रेंडर्ड। तो इसके अगर आप अभी दोबारा वापस से 6 के 6 पढ़ोगे ना, तो आपको सब इजी लगेगा। सिर्फ थर्ड वाले को आपको ढंग से याद रखना है, बाकी सब सिंपल है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो अगर मैं आपको बेसिक ईपीएस में आऊँ, तो देखो मेरा यहाँ तक हो गया, अब बचता है सिर्फ राइट वाला पार्ट, ठीक है, राइट शेयर्स। काफी बच्चों को इसमें तकलीफ आती है समझने में, बट मैं बताऊं वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट कंसेप्ट है राइट शेयर्स का, बहुत सिंपल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज खासा ध्यान देना और एकदम आसान बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। चलो अब राइट शेयर्स पे आ जाना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ईजी है लेकिन, ठीक है। क्या बोलते हैं सुनना। सबसे पहले राइट शेयर्स का मतलब पता है? एग्जिस्टिंग वालों को सस्ते में शेयर देना, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको सस्ते में शेयर देना। मान लो मार्केट में प्राइस चल रहा है 20 रुपये, तो उसको आपने शेयर दिया 15 रुपये में, उसको बोलते हैं राइट शेयर्स, ठीक है। अब मैं लॉजिक वगैरह में नहीं घुस रहा हूं इसके, बट मैं जो मेथड है सॉल्व करने का उसमें जा रहा हूं, ठीक है, सुनना। जब आप राइट शेयर्स को मान लो 20 रुपए का शेयर आप 15 रुपए में दे रहे हो, तो मैं बोलूं राइट शेयर्स के अंदर भी कुछ बोनस एलिमेंट हो गया। हाँ सर, क्योंकि आपने सस्ते में दिया ना, तो ये जो बोनस एलिमेंट है राइट में, ये निकालना बहुत जरूरी है, राइट में ये निकालना बहुत जरूरी है। तो राइट शेयर्स के किसी भी क्वेश्चन में आपको 2 स्टेप फॉलो करना है, 2 स्टेप, ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना मेरा कराने का तरीका अलग है, मैं थोड़ा लॉजिकल वे में पहले करवाऊंगा, ठीक है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा आईसीए ने कैसे किया है, मैं आपको दोनों तरीका सिखाऊंगा। सर एग्जाम में कौन सा करना है आपकी मर्जी, ठीक है, आपको जो पसंद है वो कर लेना। तो पहले मैं मेरा लॉजिकल तरीका सिखाता हूं ताकि मैं लॉजिक बता सकूं आपको। हाँ, तो हम कहां थे? हम थे राइट शेयर्स पे। तो राइट शेयर में देयर इज अ बोनस एलिमेंट इन्वॉल्व ऑल्सो, तो हमको राइट शेयर्स में क्या करना होता है? बोनस वाला एलिमेंट निकालना होता है। अब उसके लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला होता है कैलकुलेशन ऑफ थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स राइट प्राइस? देखो राइट में ना 2 प्राइस होती है, एक होती है कम राइट प्राइस, एक होती है एक्स राइट प्राइस। होता क्या है, एज सुन एज यू अनाउंस द राइट, तो कोई कंपनी राइट शेयर दे रही है तो उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं कम राइट प्राइस। क्वेश्चन में ये अवेलेबल रहती है, लेकिन जैसे राइट वगैरह का इशू हो गया है ना, राइट वगैरह सब खत्म हो गया, तो कंपनी की प्राइस वापस से नॉर्मल प्राइस पे आ जाती है, नीचे गिर जाती है, उसको बोलते हैं एक्स राइट प्राइस। हमको एक्स राइट प्राइस की जरूरत रहती है। सर क्यों रहती है वो भी समझेगा। तो पहला है कैलकुलेट थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है, अप्लाई करना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। सिर्फ देख लो फॉर्मूला क्या है। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर राइट इशू प्लस अमाउंट रिसीव्ड इन राइट शेयर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू, ऐसा कुछ फॉर्मूला है एक्स राइट निकालने का। फिर हम करेंगे बाइफरकेट द शेयर्स अंडर राइट इशू इनटू बोनस एलिमेंट एंड शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन। मैंने क्या कहा, राइट में सारे शेयर्स फ्री में नहीं आ रहे, थोड़ा बोनस एलिमेंट है, तो बोनस एलिमेंट निकालना पड़ेगा, और बाकी का जो नंबर ऑफ शेयर्स है हम मानेंगे दैट वर इशूड फॉर कंसिडरेशन। अब सर ये समझ नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन कराऊं, क्वेश्चन के थ्रू पूरा समझा दूंगा, देखना मजा आ जाएगा आप लोग को। सुनना क्वेश्चन नंबर 8, देखना आप इधर, पूरा एकदम ए टू जेड समझाता हूं। 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है सर। नंबर ऑफ शेयर्स प्रायर टू राइट, प्रायर मतलब बिफोर द राइट, 5 लाख शेयर दिया हुआ है। राइट की प्राइस 15 रुपये है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ एक्सरसाइज इज 1 मार्च 12, दिसंबर ईयर एंड है, मान के चलना। राइट इशू इज 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 शेयर्स, और दे भी रखा है कि देखो 5 लाख शेयर्स है तो 1/5 के रेशो में राइट जा रहा है, तो 1 लाख शेयर्स है राइट के। फेयर वैल्यू ऑफ 1 शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट, राइट को एक्सरसाइज करने के पहले, राइट जब अनाउंस होता है, अनाउंस से लेकर एक्सरसाइज करने तक का जो पीरियड है उसमें प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं कम राइट प्राइस। दैट वाज प्राइस इज 21। क्वेश्चन में ध्यान रखना एक्स राइट प्राइस कभी दिया हुआ रहता नहीं है, क्वेश्चन में हमेशा कम राइट प्राइस ही दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो वो प्राइस आपको दिया हुआ है, कम राइट प्राइस कितना है 21। कंप्यूट बेसिक ईपीएस। अब ये कैसे निकालेंगे यहाँ ध्यान देना, मैंने क्या सिखाया था, 2 स्टेप सिखाए थे। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या निकालना है आपको, एक्स राइट प्राइस आपको कंप्यूट करनी है,
ठीक है, अभी हम कैसे निकालेंगे सुनना। सबसे पहला फॉर्मूला था फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर राइट। ठीक है, राइट अनाउंस करने के पहले शेयर्स कितने थे? 5 लाख। उनकी वैल्यू क्या थी? ये 21 जो है वो लेना, 15 मत लेना, 15 तो राइट की प्राइस है। राइट जब नहीं था तो 5 लाख शेयर्स और 21 की वैल्यू ले लेना। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूंगा 5 lakhs इंटू 21 प्लस अगला फॉर्मूला में है अमाउंट रिसीव्ड इन राइट शेयर्स। तो राइट शेयर्स में कितना पैसा सर आपको मिला? आपको मिला राइट शेयर्स में, आपने 1 लाख शेयर्स दिए और आप 15 रुपए के हिसाब से राइट शेयर्स इशू किए। ये मैंने क्वेश्चन नहीं बोला है, बराबर। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू। राइट के पहले 5 लाख शेयर्स था, राइट के बाद 1 लाख और आ गया, तो टोटल हो गया 6 लाख। इसको आपको सॉल्व करना, आपको आंसर आएगा ₹20। दिस इज नथिंग बट योर एक्स राइट प्राइस। सबसे पहले आप ये निकालोगे। सबको समझा कैसे निकालना है? एक दो बार वापस देख लो चाहिए तो, एकदम ईजी है। ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप नंबर 2। अब इससे मैं क्या करूं सुनना। अब ये देखना राइट इशू करके कितना पैसा आपने रेस किया। राइट इशू करके कितना पैसा रेस किया आपने? तो सर राइट इशू करके मैंने देखो 1 लाख शेयर राइट में दिए और 15 रुपए के हिसाब से दिए। तो राइट इशू करके मैंने 15 लाख रुपए रेस किए। अब आप मुझे बताओ, ये मैंने फंड्स रेस किया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये तो मैंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए, तब जाके मुझे सस्ते में देने पड़े ना। ये मैंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दिया, इसलिए मुझे सस्ते में देना पड़ा। मान लो ये शेयर मार्केट में इशू करता, तो क्या मैं 15 रुपए के हिसाब से पैसा रेस करता? क्या मैं 15 रुपए के हिसाब से पैसा रेस करता? क्या नहीं सर, मार्केट से अगर यही 15 लाख रेस करने होते तब तो मैं शेयर उनको 20 रुपए का देता। बस मेरा यही क्वेश्चन है, मेरी लाइन को ध्यान से सुनना, इसी लाइन में सोल्यूशन है। अगर मुझे 15 लाख मार्केट से रेस करने होते तो मैं कितने शेयर्स इशू करता? सर ये 15 लाख आया कहां से? ये वो फंड्स है जो आपने राइट्स के थ्रू रेस किए। तो मेरा सवाल यही है, अगर यही 15 लाख आपको मार्केट से रेस करने होते, है ना, तो कितने शेयर इशू करते? तो मैंने बोला सर देखो 15 लाख अगर रेस करने होते तो मार्केट में मैं सबको तो 15 रुपए पे शेयर देता नहीं। मैं मार्केट में तो ये एक्स साइड पे देता शेयर्स, 20 रुपीज पे शेयर देता बाकी सबको, बराबर 20 रुपीज पे इस पे देता। तो मैंने बोला 15 लाख रुपया डिवाइड बाय ₹20। आपका जवाब आएगा 75,000 शेयर्स। मतलब इफेक्टिवली आपने 1 लाख राइट के शेयर्स नहीं दिए। 1 लाख में से रियल में सब्सटेंशियली ओनली 75,000 शेयर्स हैज बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन। ओनली 75,000 शेयर्स हैज बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये 1 लाख शेयर्स आपको इशू करने पड़े, क्योंकि घर वालों को दे रहे सस्ते में दिया आपने। रियल में अगर आप बाहर वालों से सेम अमाउंट ऑफ मनी रेस करते तो आपको सिर्फ 75,000 शेयर्स इशू करने की जरूरत थी। मेरा स्टेप 2 यही होता है कि मैं बाइफरकेशन लाता हूं कि जो 1 लाख शेयर्स अपने राइट में गए हैं, उस 1 लाख में से आपने पैसे के लिए इफेक्टिवली कितने शेयर्स दिए। इफेक्टिवली देखो, रियल में आपने 1 लाख ही इशू किए, बट सब्सटेंस ओवर फॉर्म के तहत आप चाहते तो 75,000 75,000 शेयर्स इशू करके भी ये सेम फंड्स रेस कर सकते थे। तो हम बोलते हैं उसको इशूड फॉर कंसिडरेशन 75,000 शेयर्स। इस पे हम टाइम का वेट लगाएंगे। मान लो आपने जुलाई में इशू किया तो 9/12 करके वेट लगाएंगे वैसा। बट 1 लाख में से अगर 75 हैव बीन कंसिडर्ड टू बी इशूड फॉर कंसिडरेशन, तो बाकी 25,000 को हम बोनस मानेंगे। क्या मानेंगे? बोनस। और बोनस में क्या असम्पशन होता है? इसमें कोई टाइम का वेट लगता ही नहीं है। हम मानते हैं देवर आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड। तुमको समझा मैंने क्या बोला? अब मैं पूरी राइट की जो समरी है वो समराइज, मतलब राइट का जो कंसेप्ट है समराइज करवा रहा हूं, सुनना। सबसे पहले मैंने ढूंढा एक्स राइट प्राइस। सर ये क्यों ढूंढा? ताकि मुझे मालूम पड़ सके अगर मार्केट से फंड रेस करता तो कितने शेयर इशू करने पड़ते, उसके लिए प्राइस की जरूरत पड़ती है अपने को। तो पहला है ये। सेकेंड, आप देखोगे कि जो शेयर्स आपने दिए उसमें से इशूड फॉर कंसिडरेशन कितना है और बोनस वाला कितना है। इशूड फॉर कंसिडरेशन कैसे मिलेगा? आप बस ये देखना, आपने फंड्स कितना रेस किया है थ्रू राइट इशू, 15 लाख, डिवाइड बाय द एक्स राइट प्राइस, डिवाइड बाय मार्केट का प्राइस, एक्स राइट प्राइस, बराबर। दैट मींस दीज मेनी शेयर्स वुड हैव बीन इशूड नॉर्मली इशू करते तो जो भी एक्स्ट्रा इशू किया ओवर एंड अबव दैट इज द बोनस एलिमेंट। ठीक है, मैंने आपको देखो राइट के शुरुआत में बताया था, राइट के अंदर देयर इज अ बोनस एलिमेंट इन्वॉल्व्ड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। एक बार ये हो गया ना, अब आपके लिए क्वेश्चन मक्खन है। ठीक है, क्या निकालने वाला था? बेसिक ईपीएस। 2 साल है तो यहां भी 3 ईपीएस निकलेंगे। सर 3 क्यों? करंट ईयर का एक, प्रीवियस ईयर का एक होगा ओरिजिनल, और क्योंकि बोनस है यहाँ, राइट में बोनस भी तो है, तो प्रीवियस ईयर का निकलेगा रीस्टेटेड। अरे रे रे, हाँ सर, क्या मजा आ गया सुनना। तो अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं करंट ईयर का ईपीएस निकाल लेता हूं। करंट ईयर की अर्निंग्स क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज 15 लाख। ये करंट ईयर का है आपके लिए। ठीक है, डिवाइड बाय
जो ओपनिंग शेयर्स थे वो 12 महीने के लिए थे, जो 25,000 बोनस थे वो भी हम 12 महीने के लिए मानते, और जो 75,000 आए थे, याद है ये आया था, बाइफर्केशन लिया था आपने, तो इसमें से 75,000 पे वेट लगेगा। कितना वेट लगा है? राइट, आपने अनाउंस वगैरह जो भी किया था वो 1 मार्च को किया था, दिसंबर का ईयर एंड है बराबर, तो 10 महीने का वेट आएगा, तो इंटू 10/12 करोगे, दैट्स इट। इससे आपको जवाब मिलेगा ₹2.55 पर शेयर। फिर आप निकालोगे प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल, प्रीवियस ईयर का अर्निंग्स है, प्रीवियस ईयर का वेन्स है, प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल मिल जाएगा। फिर आप निकालोगे प्रीवियस ईयर का रीस्टेटेड, उसमें प्रीवियस ईयर की अर्निंग्स है, बस नीचे जो वेन्स है उसमें सिर्फ बोनस ऐड करना। अच्छा ये डे जैसा है ना, प्रीवियस ईयर में ना ये 75,000 शेयर जो है वो मत ले लेना, रीस्टेटेड वाले में सिर्फ प्रीवियस ईयर में बोनस ऐड होता है, तो वो ऐड करना और निकालना। ये दिखने में थोड़ा लग सकता है कॉम्प्लिकेटेड, बट है बहुत सिंपल। क्या आपको राइट वाला कंसेप्ट समझा क्या? यस, क्योंकि राइट वाला कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करने के लिए हम एक क्वेश्चन थोड़ा साथ में करते हैं, स्लो स्लो करेंगे ताकि हम चेक कर सके आपको चीज़ें समझ आई कि नहीं आई, ठीक है? बस पेशेंस बना रखना, अब आपको पूरा समझ जाएगा। क्या बोलता है सुनना, 2 साल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ भी 11-12 दिया हुआ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। राइट इशू के पहले 10 लाख शेयर्स थे, राइट इशू में आपने 1:4 के रेशियो में दिया, 2.5 लाख शेयर्स आपने दे दिए, ठीक है सर। राइट की प्राइस 20 रुपया है, लास्ट डेट ऑफ एक्सरसाइज 31 मार्च है, ठीक है। कम राइट प्राइस 25 रुपया दे रखा है। सबसे पहले राइट का क्वेश्चन है ना, ठीक है, तो सबसे पहले आपको राइट वाले स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आपको ढूंढनी होती है एक्स राइट प्राइस। कैसे ढूंढते? राइट के पहले जितने भी शेयर्स थे 10 लाख, उस पर 25 रुपए का रेट, तो आप बोलोगे 10 लैक्स इंटू ₹25 प्लस राइट में कितने शेयर्स दिए, 2.5 लाख, और राइट का प्राइस, तो आप बोलोगे 2,50,000 शेयर्स इंटू ₹20 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, जो नॉर्मल भी थे और जो राइट में भी थे। यहां टोटल नंबर में वेट्स मत लेना, यहां हम वेन्स नहीं निकाल रहे, ठीक है, ध्यान रखना। तो डिवाइड बाय 12.5 लाख शेयर्स, कुछ तो आपको अमाउंट आएगा, एंड दैट अमाउंट विल बी इक्वल टू योर ₹24। ये आपका एक्स राइट प्राइस आ गया बराबर। अब आपको देखना है कि आपने तो रियल में 2.5 लाख शेयर इशू किए, 2.5 लाख शेयर इशू करके कितना पैसा रेस किया मुन्ना? 2.5 लाख शेयर इशू करके आपने 50 लाख रुपए रेस किए, यू रेस्ड 50 लैक्स। नॉर्मली 50 लाख रेस करने के लिए 2.5 लाख शेयर इशू करने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे बताओ, अगर मार्केट प्राइस, अगर एक्स राइट प्राइस पे मार्केट में शेयर इशू करते तो कितने शेयर इशू करने पड़ते? वही दिया हुआ है, फंड्स रेस थ्रू राइट इशू 50 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड एट एक्स राइट प्राइस टू रेस 50 लैक्स। तो आप अगर मार्केट प्राइस पे रेस करते ये फंड्स, तो आपको इतने ही शेयर देने पड़ते। ये थोड़ा लॉजिकल तरीका, इसलिए ऐसा करवाता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो 208,333 शेयर आपको रेस करने पड़ते, सॉरी इशू करने पड़ते। बाकी के शेयर्स बोनस, तो देखो मैंने बोला इशूड फॉर कंसिडरेशन, ये इस पे टाइम का वेट लगेगा, बोनस पे टाइम का वेट नहीं लगेगा। अब कहानी सिंपल है। अब आप निकालोगे करंट ईयर का बेसिक, अर्निंग्स अवेलेबल है, ओपनिंग शेयर्स पे 12 महीने का वेट, बोनस पे भी 12 महीने का वेट, बस जो ये शेयर्स है इस पे जितने महीने के लिए था उतने का वेट। फिर प्रीवियस ईयर का वही निकालोगे ओरिजिनल बराबर, वो तो आता ही है, अर्निंग्स दिया हुआ है, वेन्स दिया हुआ है, निकाल लेना। फिर प्रीवियस ईयर का निकालेंगे रीस्टेटेड, इसमें बस क्या ऐड करना है, वेन्स में बोनस शेयर्स ऐड करना मत भूलना, दैट्स इट। क्या तुम लोगों को समझा ये वाला पार्ट? यस, ये मेरा तरीका करवाने का, ठीक है, क्योंकि इसमें लॉजिकली समझता है ना कि मैं राइट्स में बाइफर्केशन कैसे ला रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा तरीका है। अब मैं एक बार आपसे आईसीआई वाला तरीका भी डिस्कस करूंगा, ठीक है, मैं ऊपर ऊपर से डिस्कस करूंगा, डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट देखते हैं कैसे किया हुआ इन्होंने। सुनना, अगर यही क्वेश्चन नंबर 9 आईसीआई के मेथड से करोगे तो कैसे करना है? स्टेप नंबर 1 रिमेन्स द सेम, दैट इज एक्स राइट प्राइस निकालना। स्टेप नंबर 2 में हम बाइफिकेशन निकालते हैं ना कि बोनस शेयर्स कितने थे और कंसिडरेशन वाले शेयर्स कितने थे, ये बाइफिकेशन कभी निकालते ही नहीं है। इन लोग स्टेप नंबर 2 में निकालते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। वो कैसे? कम राइट प्राइस डिवाइड बाय एक्स राइट प्राइस, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बराबर, कम राइट प्राइस डिवाइड बाय एक्स राइट प्राइस। इस एडजस्टमेंट फैक्टर को प्यार से बोनस फैक्टर भी बोलते हैं, ऐसा क्यों समझेगा? तो कम राइट प्राइस 25, एक्स राइट प्राइस 24 बराबर, कम राइट प्राइस 25, एक्स राइट प्राइस 24, तो आपका एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आ जाएगा हीरो लोग? इट विल कम टू 1.04। अब आप निकालोगे ईपीएस, मान लो करंट का ईपीएस निकालना है, तो सुनना कैसे निकालोगे, अर्निंग्स पकड़ना, ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में ओपनिंग शेयर्स लेना, ओपनिंग शेयर्स पे नॉर्मली हम 12/12 का वेट लगाते, वैसे मत करना, ओपनिंग शेयर्स लेना, उस पर बोनस फैक्टर मल्टीप्लाई करना, या एडजस्टमेंट फैक्टर जिसको अपन बोलते हैं वो मल्टीप्लाई करना। और याद है मैंने आपको जब वेटेड एवरेज सिखाया था तो एक क्यूमुलेटिव मेथड सिखाया था। जैसे मान लो ये फर्स्ट डे था, राइट इशू आया 31 मार्च को, तो 3 महीने तक द नंबर्स डिड नॉट चेंज, तो आप ऐसा करोगे ओपनिंग शेयर्स इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर इंटू 3/12। फिर राइट इशू आया, राइट इशू आने के बाद टोटल शेयर पहले 10 लाख थे, राइट में 2.5 लाख दिए, टोटल हो गए 12.5 लैक्स। बस इस 12.5 लैक्स पे
आप 9/12 का वेट लगाओगे। ऐसा जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको जवाब सेम आएगा। देखो इस वाले मेथड में भी सेम जवाब आया, और जो मैंने तरीका आपको सिखाया था उसमें भी आपका बेसिक ईपीएस यही आया था 2.50। इसमें भी कितना है 2.50। मैं वापस बताऊं कैसे करना है, सुनना। सिंपल सिंपल, अर्निंग्स पकड़ो। अर्निंग्स कितनी है? 30 लाख की अर्निंग्स है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 10 लाख है। ओपनिंग, हमारे को ये नहीं पता कि बोनस कितना है और कंसिडरेशन वाले कितना है। आईसीआई वाले मेथड में बाइफिकेशन नहीं आती वो वाली। तो आप क्या करने का, ओपनिंग शेयर्स पे वो एडजस्टमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई करो, और पूरा 12/12 मत करो, वो क्यूमुलेटिव वाला मेथड लगाना पड़ेगा। शुरुआत में सिखाया था ना वेन्स निकालने के लिए, अरे याद है क्या ये वेन्स वाला मेथड? कौन सा वाला मेथड? ये देखो, ये ऑल्टरनेटिव नंबर 2 सिखाया था ना आपको, ये वाला, ये मेथड लगाना पड़ेगा बराबर। तो राइट कब आया? राइट आया 31 मार्च को। तो मैं बोलूं फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, कहा गया मेरा, हाँ, फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स द नंबर ऑफ शेयर डिड नॉट चेंज, तो मैं इसलिए बोलूंगा इंटू 3/12 प्लस राइट आने के बाद टोटल शेयर 12.5 लैक्स हो गए, तो इंटू 9/12 वैसा। तो आईसीआई वाले मेथड में थोड़ा एडजस्टमेंट फैक्टर वो सब कब लेना है, कैसे निकालना है, वो रट्टा मारने वाले काम ज़्यादा है। बट आपकी मर्जी है, आपको एग्जाम में जो फॉलो करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या राइट वाला पार्ट क्लियर है? क्या राइट वाले पार्ट में अभी भी दिक्कत है? रिकॉर्डेड वीडियो 10 बार सुन सकते हो, रिवाइंड करो, दोबारा सुनो, बट ये पार्ट पक्का होना चाहिए। मैंने पूरा कोशिश किया रिवीजन में आपको डिटेल में रिवाइज करने का ट्राई करूँ। दैट्स इट। राइट वाला पार्ट इज ऑल्सो ओवर। राइट वाले पार्ट पे चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 10 यू कैन डू फॉर प्रैक्टिस, मजा आ जाएगा आप लोग को। इज दिस क्लियर? क्या तो बेसिक वाले सारे काम खत्म हो जाते हैं। अगर मैं बेसिक की बात करूँ, फॉर्मूला देखा, उसके बाद हमने देखा बेसिक के अंदर पार्टली पेड अप, शेयर्स विद डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू, बोनस का बात किया, राइट का बात किया। राइट में दिक्कत है, सुन लो क्या करना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 एक्स राइट प्राइस निकालो। दूसरा स्टेप, अगर आईसीआई वाला करोगे तो एडजस्टमेंट फैक्टर निकालो। अगर मेरा वाला करोगे तो दूसरे स्टेप में ये देखना पैसा कितना रेस किया, फंड्स कितना रेस किया। यही फंड्स रेज अगर मार्केट प्राइस पे करते तो कितने शेयर देने पड़ते, जो शेयर देने थे वो दे दिए, एक्स्ट्रा जो भी दिए वो बोनस है, खत्म। बोनस पे कोई वेट लगेगा नहीं, जो शेयर्स पैसे के लिए दिए उस पर आप वेट लगा देना, खत्म कहानी। बस इतना ही तो है राइट। फिर वही 3 ईपीएस, करेंटर का एक, प्रीवियस का एक, ओरिजिनल, प्रीवियस का एक रिशेडेड, खत्म। अरे यही तो है मुन्ना, रिवीजन में रिवीजन एक के है भाई साहब। यस, तो बेसिक वाला पार्ट इज ओवर। नाउ वी विल स्टार्ट विद डाइल्यूटेड ईपीएस। चलो कंटिन्यू करें डिस्कशन। यस, वी आर कंटिन्यूइंग विद द कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। नाउ डाइल्यूटेड ईपीएस समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है पोटेंशियल इक्विटी शेयर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर? पोटेंशियल इक्विटी शेयर मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आज इक्विटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में इक्विटी बनने का पोटेंशियल लगता है, जैसे कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ईसॉप शेयर, वारंट्स। ठीक है, जैसे आप कौन हो? आप पोटेंशियल सीईओ, आज सीए नहीं हो लेकिन फ्यूचर में सीए बनने का पोटेंशियल तो रखते हो ना भाई साहब। यस सर, अब समझ में आया सर। तो ठीक है, तो ये होते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। तो इसमें क्या होता है डाइल्यूटेड ईपीएस में, हम इनको ये बताते हैं कि अगर ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर आज ही इक्विटी होते, अगर ये आज ही इक्विटी होते तो आपका ईपीएस क्या होता? अच्छा, रियल में क्या ये आज इक्विटी है क्या? नहीं, ये फ्यूचर में इक्विटी बनने वाले। बट अगर ये आज इक्विटी होते तो आपका ईपीएस क्या होता? अब जैसे फॉर एग्जांपल कन्वर्टेबल डिवेंचर की बात करते, अगर ये आज ही इक्विटी होता तो एक तो आपको इनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, उसके अलावा अगर ये आज ही इक्विटी होता तो उसकी वजह से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ जाते हैं ना यार, ऐसा। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम हर एक इंस्ट्रूमेंट को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। पहले हम कन्वर्टेबल डिवेंचर की बात करते हैं, इधर आओ। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है डाइल्यूटेड ईपीएस का? सबसे पहले जो बेसिक का फॉर्मूला है वो तो आएगा, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स प्लस हम ऐड करते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। ठीक है, मतलब जैसे कन्वर्टेबल डिवेंचर है, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा ना उन लोग को, तो ऐड बैक कर देना इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि अर्निंग्स निकालते समय तो आपने सारे खर्चे माइनस किए रहेंगे ना, लेकिन अगर वो डिवेंचर इक्विटी होता तो इंटरेस्ट नहीं देना था उनको, इसलिए ऐड बैक हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा डिनोमिनेटर में पहले हम लेते हैं वेन्स, जो बेसिक में यूज किया था, फिर ऐड करना इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, ऐसा। तो समझने के लिए एग्जांपल देखो फटाफट से। बेसिक ईपीएस के लिए अपने को डेटा दिया हुआ है अर्निंग्स और वेन्स का। ठीक है, 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर 100 रुपए का दिया हुआ है, 5000 डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग फॉर दी होल ईयर। ठीक है, दीज डिवेंचर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स वेयर ईच डिवेंचर विल बी अलॉटेड 10 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, टैक्स रेट 30% दे रखा है। कंप्यूट डाइल्यूटेड ईपीएस, देखो बेसिक तो आपको दिया हुआ है ₹10। डाइल्यूटेड कैसे निकालोगे? सबसे पहले उसका फॉर्मूला, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स प्लस इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर डिवाइड बाय वेन्स प्लस इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। यहां तक हो गया। फिर अब न्यूमरेटर कैसे मिलेगा? वर्किंग नोट नंबर 1, अर्निंग्स तो अपने पास थी 10 लाख है। अब आता है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। अब जैसे बताया था मैंने, डिवेंचर अगर इक्विटी ही होता
तो इनको इंटरेस्ट देना पड़ता क्या? नहीं देना पड़ता। तो बताओ कितने इंटरेस्ट की सेविंग होती? तो हमारे पास 5000 डिबेंचर्स थे, 100 रुपए का हर एक डिबेंचर था, इंटू 8% की रेट थी, तो सर हमारी 40,000 की इंटरेस्ट की सेविंग हो जाती। लेकिन 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 जब इंटरेस्ट का खर्चा दिखा रहे थे तो उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता था ना, तो इसलिए यहां भी आप नेट ऑफ टैक्स लोगे, मतलब इंटू 70% करना मत भूलना। क्यों सर? हम सेविंग्स को नेट ऑफ टैक्स क्यों लेंगे? अगर थोड़ा सा भी लॉजिक पता है तो जब आप इंटरेस्ट को एज एक्सपेंस दिखाते हो तो आप 30% टैक्स बचाते थे। अब जब आप इंटरेस्ट को एज एक्सपेंस नहीं दिखाओगे तो क्या आप वो 30% टैक्स बचा पाओगे? नहीं बचा पाओगे। इसलिए आपका फायदा नेट नेट में सिर्फ 70% का होगा। इसलिए यहां 40 नहीं, यहां सिर्फ 28,000 का बेनिफिट आपको होगा सेविंग्स इन इंटरेस्ट के नाम पर। तो मैंने करके भी दिया हुआ है, देखो इधर यहां सब करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आपको इससे न्यूमरेटर मिल जाएगा। अब आएगा डिनोमिनेटर, जो बेसिक का वेंस था वो तो लिख देना, प्लस हमने क्या बोला था, हर डिबेंचर को 10 इक्विटी शेयर देंगे। ऐसे 5,000 डिबेंचर है तो 50,000 शेयर दोगे तो वो हो जाएगा 1.5 लाख रुपया, बराबर 1.5 लाख शेयर, सॉरी। तो 10,28,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख आपको मिलेगा ईपीएस डाइल्यूटेड वाला। दिस इज नथिंग बट डाइल्यूटेड ईपीएस। सबको समझा? यस। अब डाइल्यूटेड को डाइल्यूटेड कब बोलेंगे? सुनना, डाइल्यूटेड ईपीएस कम्स फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। इसमें होता क्या है, हम एग्जिस्टिंग वाले को डराते हैं कि देख फ्यूचर में और भी इक्विटी होल्डर्स आने वाले तो तेरा ईपीएस गिरेगा। देखो पहले बेसिक ईपीएस कितना 10 आ रहा था, अब डाइल्यूटेड वाले के अंदर ईपीएस कितना आया 6.85। ईपीएस कम हो गया ना, बस यही डराना हमारा मोटिव होता है इसके अंदर। तो इसमें एक और बात की गई है कि जब जब डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक से कम आता है तभी उसको डाइल्यूटिव बोलते हैं। जब जब डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक से कम आता है तभी उसको डाइल्यूटेड बोलते हैं। सर अगर ये बेसिक से ज्यादा आता तो ऐसा आ सकता है, 100% आ सकता है, अपन फ्यूचर क्वेश्चन में देखेंगे वो। तो अगर ऐसा बेसिक से ज्यादा आ गया तो फिर इस ईपीएस को हम बोल देंगे तू एंटी डाइल्यूटिव है। तू कौन है? तू एंटी डाइल्यूटिव है, और एंटी डाइल्यूटिव को हमको रिपोर्ट नहीं करना है, बिकॉज अगर ये बेसिक से ज्यादा आ रहा है तो एग्जिस्टिंग वाले देखकर खुश हो जाएंगे ना। हमको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को खुश नहीं करना है, दुखी करना है, दुखी। तो दुखी कब होगे? जब वो कम आएगा। तो 100 बात की एक बात, इफ डाइल्यूटेड ईपीएस इज लेस देन बेसिक ईपीएस तो उसको रिपोर्ट करोगे, बट इफ डाइल्यूटेड इज मोर देन द बेसिक ईपीएस तो हम बोलेंगे जो आपके पोटेंशियल इक्विटी शेयर है वो एंटी डाइल्यूटिव है, उसको आप रिपोर्ट मत करना। सबको समझा है वाला पार्ट? यस सर। इसको समझने के लिए और एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, आपको जो किताब में दिया हुआ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इधर आना, देखो 10 11 आप प्रैक्टिस कर सकते हो, 12 पे आ जाना फटाफट से। 12 में क्या बोलता है देखना, आपको दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर, शेयर्स दिया हुआ है, बेसिक ईपीएस भी दिया हुआ है, कितने अच्छे लोग हैं। नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर 1 लाख के नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है। एच डिवेंचर को 10 शेयर दोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस 12 लाख का है, और टैक्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट एक्सपेंस 30% इज 3,60,000 का। डाइल्यूटेड ईपीएस है, कैसे निकालोगे? सेम, पहले फॉर्मूला लिखा करो, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स प्लस इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी डिवाइड बाय वेन्स प्लस इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी। मैंने पीईएस का मतलब होता है पोटेंशियल इक्विटी शेयर, ध्यान रखना, ठीक है। अब अर्निंग्स कैसे मिलेगी? वर्किंग नोट नंबर 1 जो अर्निंग्स क्वेश्चन में दे रखी है वो, प्लस सेविंग्स एंड इंटरेस्ट। तो 1 लाख डिवेंचर है, 100 रुपए का डिवेंचर है, 12% का रेट, बट इंटरेस्ट वाले केस में जो पहले टैक्स बेनिफिट मिल रहा था अब वो नहीं मिलेगा, तो इंटू 70% करना मत भूलना। सर 70% क्यों करते? क्योंकि टैक्स रेट 30% है। मान लो टैक्स रेट 40% होता तो आप यहाँ नेट में 60% लेते, बिकॉज हम लेते 1 माइनस टैक्स रेट ऐसा करके, ठीक है। तो याद रखना, टैक्स 30% है तो यहाँ 70% लेना, टैक्स 20% है तो यहाँ 80% लेना, ऐसा, ठीक है। तो ये आपका सेविंग्स आ जाएगा, सेविंग्स ऐड बैक करना क्योंकि इतने आपकी इंटरेस्ट देना बच जाएगा, खर्चा बच जाएगा इतना, तो ये आपकी अर्निंग्स आ गई। अच्छा, क्वेश्चन के तहत एक डेटा उन्होंने खुद भी दे रखा था कि इंटरेस्ट 12 लाख है और उस पर टैक्स का है, टैक्स का वो जो इम्पैक्ट है वो 360 है, तो सेविंग्स आप 12 लैक्स माइनस 360 करके भी निकाल सकते थे, बराबर वो भी 840 ही आता। बट ये इन्फॉर्मेशन हर बार नहीं दी गई होगी, तो आपको निकालना आना चाहिए ये 8,40,000 कैसे आया, ठीक है। उसके अलावा अपने को चाहिए वेन्स, वेन्स में हम लेंगे जो भी शेयर्स दिए वो प्लस इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, तो वो आ जाएगा आपका 60 लैक्स। तो इससे आपको डाइल्यूटेड ईपीएस मिल जाएगा। चेक करना बेसिक कितना था 2, डाइल्यूटेड कितना आया 1.81, तो इज इट डाइल्यूटिव? द आंसर इज यस, बराबर। तो इसको आप रिपोर्ट करोगे। सबको समझा है वाला पार्ट? एकदम समझ में आया सर। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 12 और 14 ऑलमोस्ट सेम है, आप 14 वाला खुद देख सकते हो, इट इज़ वेरी सिंपल, इतना कुछ है नहीं, ठीक है। मैंने उसको एलडीआर इसलिए मार्क किया बिकॉज डिवेंचर वाले केस में किसी एक को तो एलडीआर मार्क करना था, तो आप 12 वाला भी एलडीआर मार्क कर सकते हो या फिर क्वेश्चन नंबर 14 भी एलडीआर मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो तुमको पसंद है उसको आप एलडीआर मार्क कर लेना, सेम ही है दोनों ऑलमोस्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो अब पोटेंशियल इक्विटी में ही, डिवेंचर वाले में ही एक अलग केस,
इस एग्जाम्पल में क्या फर्क है सुनना, ये एग्जाम्पल ही एलडीआर है आपके लिए, सुनना। मान लो डिबेंचर डे 1 से नहीं था आपके पास, ये कन्वर्टेबल डिबेंचर करंट ईयर में जुलाई से आया, ईयर एंड 31 मार्च है, ठीक है। तो ये कन्वर्टेबल डिबेंचर कब से आया, करंट ईयर में जुलाई से आया, बाकी सब इंफॉर्मेशन मान लो लगभग सेम है। तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इसमें दो चीज का फर्क पड़ेगा। पहले, जब आप सेविंग्स इन इंटरेस्ट निकालोगे, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट पूरे साल था ही नहीं, जुलाई से आया, तो जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं, तो आपकी इंटरेस्ट की सेविंग्स ही 9 महीने की होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आप वेन्स में इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी ऐड करते हो, मान लो यहां जैसे हम डिबेंचर वाले को 10,000 शेयर्स देने वाले थे, वी आर गोइंग टू गिव 10,000 इक्विटी शेयर्स, तो जब आप 10,000 शेयर्स लोगे तो यहां भी 9/12 का वेट लेना मत भूलना, यहां भी आपको 9/12 का वेट लेना पड़ेगा। क्यों, जब इंटरेस्ट में 9 महीने का वेट ले रहे हो तो ये शेयर्स में भी 9 महीने का वेट आएगा। सर लेकिन क्यों आएगा, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट पूरे साल आपके बिजनेस में आउटस्टैंडिंग था ही नहीं, ये कन्वर्टेबल डिबेंचर आया ही जुलाई में है। तो कन्वर्टेबल में क्या होता है, हम मानते अगर ये डे 1 से ही इक्विटी होता तो क्या होता, लेकिन ये डे 1 से इक्विटी हो ही नहीं सकता था, ये इंस्ट्रूमेंट इशू ही जुलाई में हुआ है, तो इसलिए आप यहां भी 9/12 का वेट लेना। मतलब लोग क्या करते, इंटरेस्ट में तो 9/12 का वेट ले लेते, लेकिन यहां वेन्स में 9/12 का इफेक्ट लेना भूल जाते, तो ध्यान रखना। तो इस केस में जब आप डाइल्यूटेड ईपीएस निकालोगे आपका आएगा 1.03। इस क्वेश्चन में बेसिक 1 था, डाइल्यूटेड 1.03 था, तो ये डाइल्यूटेड नहीं, ये तो अंटी हो गया, अंटी अंटी नहीं एंटी हो गया, एंटी। दिस इज मोर देन बेसिक ईपीएस, देयरफॉर इट इज एंटी डाइल्यूटिव। जब एंटी होता है तो हम ये 1.03 रिपोर्ट करते ही नहीं है, हम बोलते हैं ऐसे केस में बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू योर डाइल्यूटेड ईपीएस। तो बेसिक भी 1 है तो डाइल्यूटेड भी 1 बोल के छोड़ देना, ऐसा। एग्जाम्पल नंबर 2 अच्छा था ना, इसमें क्या नया था, इंस्ट्रूमेंट साल के बीच में इशू किया। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 3 उससे भी अच्छा क्वेश्चन, देखो मजा आ जाएगा। आपको दे रखा है डेटा अर्निंग्स और वेन्स का, नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर 100 रुपए के दे रखे हैं, 1 लाख डिबेंचर, ईच डिबेंचर कन्वर्टेबल इंटू 10 शेयर दे रखा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रखा है करंट का 9 लाख। एक हिडन एडजस्टमेंट है यहाँ देखना, टैक्स 30%, कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। पहले तो बेसिक निकाल लेना, आप निकालोगे बेसिक आएगा 2 रुपया। अब डाइल्यूटेड में आपको चाहिए सेविंग्स एंड इंटरेस्ट कितना है और डिनोमिनेटर पे इंपैक्ट कितना है। अब आप जब सेविंग्स निकालोगे तो आप देखना, अगर आप 1 लाख डिबेंचर पे 100 रुपए के हिसाब से 12% लगाते हो तो इंटरेस्ट आता है 12 लैक्स विदाउट द इंपैक्ट ऑफ टैक्स। इंटरेस्ट आता है 12 लैक्स। क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 9 लैक्स। एक हिंट है कि ये इंस्ट्रूमेंट पूरे साल आपके पास था ही नहीं, क्योंकि अगर ये इंस्ट्रूमेंट पूरे साल आउटस्टैंडिंग होता तो इंटरेस्ट 12 लैक्स देना चाहिए था। अगर इन्होंने क्वेश्चन में इंटरेस्ट ही 9 लाख दे रखा है, इनडायरेक्ट हिंट है कि ये डिवेंचर वाज नॉट देयर फॉर द होल 12 मंथ्स, इट वाज देयर ओनली फॉर 9 मंथ्स। समझा क्या, जैसे इसके पहले जो एग्जांपल करवाया वहां मैंने ही आपको बोल दिया था कि डिवेंचर जुलाई में इशू किया तो आपने 9/12 लिया। यहां डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्ट हिंट दिया कि इंटरेस्ट 9 महीने का दिया हुआ है, तो जब इंटरेस्ट 9 महीने का दिया हुआ है तो इंस्ट्रूमेंट 9 महीने के लिए होगा आपके पास शायद, इसलिए ऐसा दिया हुआ है। तो इस केस में हम कैसे करेंगे, जब सेविंग्स एंड इंटरेस्ट निकालोगे तो 9 महीने का इंटरेस्ट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, बस उसका 70% लेना नेट ऑफ टैक्स करके। और जब आप डिनोमिनेटर पे इंपैक्ट लोगे तो 1 लाख डिवेंचर्स इंटू हर डिवेंचर को 10 शेयर दोगे, यहां इंटू 9/12 करना मत भूलना। तुमको समझा क्या, तो ये एक हिडन एडजस्टमेंट था इस क्वेश्चन में, जहां आपने इसको देखकर पता लगाया कि डिवेंचर पूरे साल नहीं सिर्फ 9 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग था। सबको समझा ये वाला पार्ट, एकदम बढ़िया समझा सर, कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्टेबल डिवेंचर इज लाइक अ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, तो उसका इंपैक्ट डाइल्यूटेड में जो भी आता है वो सब खत्म हो गया। ध्यान रखना, यहाँ मैं बेसिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं डाइल्यूटेड ईपीएस पढ़ा रहा हूँ। बेसिक हम पढ़ चुके हैं, बेसिक में जो भी केसेस है वो सब डिस्कस कर चुके हैं। हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। एक और कंफ्यूजन बच्चे को होता है, सर जो बोनस और राइट शेयर्स पढ़ा दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर बेसिक ईपीएस। जो बोनस शेयर्स राइट शेयर्स पढ़ा वो बेसिक ईपीएस में ही आ जाता है। डाइल्यूटेड ईपीएस में एक्स्ट्रा जो आता है वो है सिर्फ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, उसमें पहला था कन्वर्टेबल डिवेंचर, पढ़ा दिया सर। अब आएंगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में। डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर में एक ही फर्क है, जैसे डिवेंचर में होता है सेविंग्स इन इंटरेस्ट बराबर, वो भी होता है नेट ऑफ टैक्स, क्योंकि जो टैक्स का बेनिफिट पहले मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, है ना। प्रेफरेंस में होता है सेविंग्स इन डिविडेंड, लेकिन प्रेफरेंस में आप नेट ऑफ टैक्स नहीं करते। क्यों, डिविडेंड याद है स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के स्टार्ट में कि प्रेफरेंस डिविडेंड पे आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो जब टैक्स बेनिफिट मिला ही नहीं था तो टैक्स का कोई इंपैक्ट ही नहीं है डिविडेंड पे, बराबर। तो देखो अगर मैं सेम क्वेश्चन, जो डिवेंचर वाला सेम क्वेश्चन है, अगर मैं प्रेफरेंस के लिए पूछूं तो आप सब कुछ सेम करोगे, आप लिखोगे सेविंग्स इन डिविडेंड, बस नेट ऑफ टैक्स मत करना।
इसके ऊपर आपकी किताब में क्वेश्चन नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है। यहाँ नेट ऑफ टैक्स आप मत करना, बिकॉज डिविडेंड के ऊपर कभी टैक्स का बेनिफिट मिल ही नहीं रहा था, तो डिविडेंड बचाने से आपको कोई टैक्स का फायदा भी नहीं होने वाला था, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा आपको। तुमको समझा मैंने क्या बोला? जैसे आप इंटरेस्ट पहले पे कर रहे थे तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिल रहा था, डिविडेंड पे करने पे कोई टैक्स का बेनिफिट मिल ही नहीं रहा था, इसलिए यहाँ नेट ऑफ टैक्स करने का आपको जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बस इसमें यही फर्क है, बाकी एग्जांपल सेम है, यू कैन जस्ट रिफर इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद अगला पोटेंशियल इक्विटी शेयर है शेयर वारंट्स और ईसॉप्स। सबसे पहले शेयर वारंट क्या होता है समझने का ट्राई करना। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी आदमी को एक ऑप्शन देता है ना, एक हक देता है कि आप चाहो तो इस कंपनी के शेयर एक स्पेसिफाइड सस्ते प्राइस में खरीद लेना। क्या कर लेना? एक स्पेसिफाइड सस्ते प्राइस में खरीद लेना। मान लो फॉर एग्जांपल आपको आसान भाषा में समझाओ तो आप मॉल में गए, मॉल में आपने बहुत सारी शॉपिंग की, तो उस दुकानदार ने आपको एक वाउचर दिया कि ये लो वाउचर है, इस वाउचर के अंदर लिखा है कि आप 2 साल के बाद आना, ये वाली एक स्पेसिफिक जैकेट है, आपको वो 2000 रुपीज़ में मिल जाएगी। एक बहुत एकदम लग्जरी जैकेट थी, कितने में मिलेगी? 2000 रुपीज़ में मिल जाएगी। अब मान लो 2 साल के बाद उस जैकेट का प्राइस 15,000 भी हो जाएगा तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आपको वो जैकेट 2000 में मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक पर्ची पे लिखा हुआ था कि भाई हम ये वाली जैकेट इस आदमी को 2000 रुपये में देंगे। बस शेयर वारंट से ही होता है, बस वो जैकेट के बदले यहाँ शेयर्स होते हैं कि एक पर्ची पे लिख के दिया हुआ रहता है कि मान लो ये शेयर फॉर एग्जाम्पल कुशल है, तो ये शेयर हम कुशल को देंगे 15 रुपये में 2 साल के बाद, ठीक है। अब वो शेयर की प्राइस 2 साल के बाद 50 रुपया हो जाए, 100 रुपया हो जाए, 1000 रुपया हो जाए, उसको 15 रुपये में ही मिलेगा। उसको बोलते हैं शेयर वारंट्स, ध्यान रखना। शेयर वारंट्स, शेयर ऑप्शंस, ठीक है, ध्यान रखना। अब जो मैं ट्रीटमेंट डिस्कस करूंगा वो वारंट्स और ईसॉप्स दोनों के लिए सेम है। ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सुनना, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स आपको दिया हुआ है, वेन्स आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑप्शंस ग्रांटेड 2 लाख, ठीक है, अगेंस्ट विच 2 लाख शेयर्स विल बी इशूड आफ्टर 3 ईयर्स। मार्केट प्राइस है 40 रुपया, मतलब जो शेयर मिलने वाले वारंट्स के अंदर वो 40 रुपये के, एक्सरसाइज प्राइस 30 रुपया। मैंने क्या बोला? वारंट्स में आप चाहो तो सस्ते में खरीद सकते हो, ठीक है। तो 40 रुपये का शेयर आपको कितने में मिलेगा? 30 रुपये में मिलेगा। कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक तो सिंपल है, अर्निंग्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बराबर, तो आपको मिलेगा 4 रुपया। अब आएगा डाइल्यूटेड ईपीएस, बहुत क्रूशियल है, ध्यान रखना। वारंट्स की वजह से न्यूमरेटर पे कोई इंपैक्ट ही नहीं होता है, ठीक है, तो न्यूमरेटर स्टेज द सेम। न्यूमरेटर पहले भी 20 लाख था, यहाँ भी 20 लाख है, फर्क पड़ेगा सिर्फ डिनोमिनेटर पे, ठीक है। अब मुझे बताओ वारंट्स के अंदर कितने शेयर्स देने अपने को? 2 लाख शेयर्स देने। तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप डिनोमिनेटर में 2 लाख ऐड कर दो। 2 लाख ऐड नहीं करना है। वारंट्स वाले केस में हम सिर्फ फ्री कंपोनेंट का इंपैक्ट लेते हैं, लॉजिक्स में नहीं घुस रहा हूं, बट ध्यान रखना हम सिर्फ फ्री कंपोनेंट का इंपैक्ट लेते हैं। मतलब 2 लाख शेयर्स प्रॉमिस किया है ना, उसका फ्री वाला हिस्सा कितना है, डिस्काउंट वाला पार्ट कितना है? 40 का शेयर 30 में मिलेगा, तो डिस्काउंट वाला पार्ट है 10 रुपया, डिवाइड बाई द मार्केट प्राइस, दैट इज हाउ मच? 50,000 शेयर्स। हम सिर्फ और सिर्फ यही शेयर्स डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे। उसका लॉजिक वगैरह आपको तो रफ में बताता हूं, समझे तो ठीक, वरना छोड़ देना। हम फ्री कंपोनेंट इसीलिए लेते हैं बिकॉज इस फ्री कंपोनेंट का न्यूमरेटर पे कोई इंपैक्ट नहीं है, डिनोमिनेटर पे हम 50,000 कंसिडर कर लेते हैं। जो बाकी के शेयर्स है, जैसे मान लो आपने 2 लाख शेयर्स प्रॉमिस किए, तो फ्री वाले शेयर्स इफेक्टिवली 50,000 हो गए। वो कैसे निकाले? ये तरीके से। बाकी जो 1.5 लाख शेयर्स है दैट यू हैव इशूड फॉर कंसिडरेशन। अब जब वो पैसा आपको मिलेगा उससे आप प्रॉफिट भी तो कमाओगे। अब वो 1.5 लाख शेयर्स का जो पैसा आया, उससे जो प्रॉफिट कमाया, वो मेजरेबल नहीं है आज के दिन पे, यू कांट मेजर इट। तो उसका इंपैक्ट, क्योंकि न्यूमरेटर पे यू कैन नॉट मेजर, इसलिए उसका इंपैक्ट हम डिनोमिनेटर से भी कर देते हैं एलिमिनेट। वापस से, जो 1.5 लाख शेयर आपने पैसे के लिए दिए वारंट्स में, बराबर, उसका इंपैक्ट न्यूमरेटर में यू कांट मेजर, बिकॉज पैसे मिलेंगे तो प्रॉफिट कमाओगे, बट यू कांट मेजर कितना प्रॉफिट कमाओगे। तो इसलिए उसका इंपैक्ट हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह से एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। आपको यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर है वाला पार्ट? तो 100 बात की एक बात, वारंट्स में आपको सिर्फ फ्री वाले शेयर्स कंसिडर करने हैं। फ्री वाले कैसे निकालोगे? टोटल शेयर जो देने वाले हो वो इनटू जितना भी डिस्काउंट वाला पार्ट है वो डिवाइड बाय द मार्केट प्राइस, उससे आपको फ्री शेयर्स मिलेंगे। डिनोमिनेटर में आपसे वही फ्री शेयर्स ऐड कर देना, ठीक है। इससे आपको मिलेगा डाइल्यूटेड ईपीएस। तो ऑफकोर्स इस केस में डाइल्यूटेड इज अगेन लेस देन बेसिक, तो आप रिपोर्ट करोगे। अब इसमें कंफ्यूजन वाली बात क्या आती है, सुनना। अब बोलोगे सर वारंट्स और राइट शेयर्स तो सेम सेम लग रहा है सर। देखो राइट में भी क्या हो रहा था, सस्ते में शेयर दे रहे थे, वारंट्स में भी यही हो रहा है सर। तो वारंट्स और राइट शेयर सेम है क्या? नहीं, राइट शेयर्स में और वारंट्स में 2 फर्क है। सुनना, फर्क क्या, ध्यान से सुनना। राइट शेयर्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, वारंट्स फ्यूचर में इशू होने वाले हैं,
ठीक है, तो इसलिए राइट शेयर्स क्योंकि ऑलरेडी इशू हो चुके हैं तो उसका इंपैक्ट बेसिक ईपीएस में आता है। वॉरेंट्स क्योंकि आज इशू नहीं हुआ है, फ्यूचर में इशू होगा, तो ये आज सिर्फ पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, तो वॉरेंट्स का इंपैक्ट डाइल्यूटेड ईपीएस में आता है। वाह सर क्या बात है, पहला फर्क। दूसरा फर्क, राइट शेयर्स सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिल सकता है, जबकि वॉरेंट्स कंपनी किसी को भी दे सकती है। मान लो मैंने कंपनी को कोई सर्विस वगैरह दिया रहेगा तो कंपनी ने मुझे वारंट दे दिया रहेगा उस कंपनी का, ऐसा। ठीक है, तो अगर मैं इसको समराइज करूं, जो काम की बात है इसमें वो ये है, राइट शेयर्स का इंपैक्ट बेसिक में आता है बिकॉज वो ऑलरेडी मार्केट में इशू हो चुका है। राइट शेयर्स रियल में इक्विटी शेयर्स बन चुके हैं। ठीक है, वारंट जबकि आज इक्विटी बना ही नहीं, वो फ्यूचर में इक्विटी बनेगा, तो वारंट्स आर अ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, इसलिए उसका इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूटेड में आता है, ध्यान रखना। तो और ये मत बोलना सर वारंट में भी बोनस एलिमेंट है, तो ये तो बोनस शेयर हो गए, वारंट आज इशू ही नहीं हुआ है। प्लीज वारंट के जो फ्री कंपोनेंट है उसको बोनस शेयर मत मान लेना, बोनस शेयर्स भी रियल में हो चुके होते हैं इशू, वारंट्स तो फ्यूचर में इशू होंगे ना, ध्यान रखना। तो मैंने एक नोट भी लिखा के दिया है, प्लीज नोट, वारंट्स इज नाइदर राइट शेयर्स नॉर इट इज बोनस। काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको लिखा के मैंने दिया हुआ है। ठीक है, अब वारंट्स वाले पार्ट के ऊपर एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखना अभी करके दिखाते हैं अपन। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, वेटेड एवरेज दिया हुआ है, इससे आप बेसिक ईपीएस निकाल लोगे, उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, फिर दिया हुआ है एवरेज फेयर वैल्यू 20 रुपया, एवरेज नंबर ऑफ शेयर अंडर ऑप्शंस 1 लाख, एक्सरसाइज प्राइस 15। एक्सरसाइज प्राइस मतलब आपको वो शेयर कितने में मिलेगा, तो बोलता है बेसिक निकालो। बेसिक तो सिंपल है, 12 लाख डिवाइड बाय 5, आपको बेसिक मिलेगा 2.4 का। अब आप निकालोगे डाइल्यूटेड, वारंट्स की वजह से न्यूमरेटर पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है, तो यह न्यूमरेटर स्टेज द सेम अंडर डाइल्यूटेड। डिनोमिनेटर पे क्या इंपैक्ट आएगा, एक तो जो 5 लाख का वेंस था वो तो रहेगा, ये जो 5 लाख के शेयर्स थे वो तो रहेंगे ना, 5 लाख शेयर्स प्लस प्लस प्लस, क्या मैं पूरे 1 लाख शेयर्स कंसिडर करूंगा क्या डिनोमिनेटर में फॉर डाइल्यूटेड, नहीं, सिर्फ फ्री कंपोनेंट। तो 1 लाख इंटू फ्री कंपोनेंट कितना है, 20 का शेयर 15 में, तो फ्री हो गया 5 रुपया, डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। देखो इसमें कंफ्यूजन करता है, डिवाइड बाय 15 करे कि 20 करे, मार्केट प्राइस 20 है तो उससे डिवाइड करना, तो फ्री कंपोनेंट आपका हो जाएगा मेरे ख्याल से 25,000 शेयर्स, बस आप 25,000 शेयर्स ही ऐड करना, यू विल गेट द डाइल्यूटेड ईपीएस। देख लो आप, यहां आएगा आपका 2.29। अगेन दिस इज लेस देन बेसिक, तो इट इज डाइल्यूटेड। क्या तुम लोग ये बात समझ आती है एकदम आसान तरीके से, एकदम समझ में आती है सर, मजा आ जाता है सर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था, ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को देनी थी मैंने आपको दे दी। क्लियर, अब अपन एक और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, बट उसके पहले डाइल्यूटेड ईपीएस कंफर्टेबल हुए, कन्वर्टेबल डिबेंचर हुआ तो कैसे करना है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हुआ तो कैसे करना है, शेयर वारंट्स हुआ तो कैसे करना है, शेयर वारंट्स में से फ्री कंपोनेंट लेंगे, याद है ना ऐसा वाला पार्ट, ध्यान रखना है वाला पार्ट। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। चलो देखना ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत शानदार क्वेश्चन है, प्लीज पे अटेंशन। ऑन 1 April 23 ABC हैज गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है सुनना। 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 80 पेड अप बाय ऑल शेयर होल्डर्स, ये पार्टली पेड अप वाला हो गया। ठीक है, तो 40 लाख आ गया। 2 लाख 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इसका अमाउंट है 20 लाख। ठीक है, वो 2 लाख इज द नंबर, 10 रुपए का फेस वैल्यू टोटल, वो एक कॉलम नीचे हो गया। 10,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 इक्विटी शेयर्स। अब एक बात ध्यान रखना है, कॉमन मिस्टेक क्या करोगे, एक तो पहला इक्विटी शेयर है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर है। अब नाउ दिस प्रेफरेंस शेयर इज नॉट पोटेंशियल इक्विटी शेयर। अगर ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होता तो पोटेंशियल इक्विटी होता। अब नॉर्मली अपन क्योंकि डाइल्यूटेड ईपीएस पढ़ रहे तो अपने को लगता है सर ये भी पोटेंशियल नहीं, ये नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर है। सिर्फ डिवेंचर जो है वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, क्यों, क्योंकि डिवेंचर के नीचे लिखा है ईच डिवेंचर इज कन्वर्टेबल। तो सर प्रेफरेंस शेयर क्यों दिया है अपने को, शायद डिविडेंड के लिए दिया होगा, मे बी, आगे देखते हैं। On 1 July 23, remaining 20 was called up and paid by all the shareholders except one shareholder holding 10,000 equity shares। याद है पार्टली पेड अप का अपन ने कैसा और क्वेश्चन किया था, जहां 6 लाख शेयर होल्डर थे, 60,000 ने पे नहीं किया था, याद है ऐसा कुछ। हाँ धुंधला सर, धुंधला क्या, अभी तो रिवाइज करवाया था। हाँ आगे। ड्यूरिंग द ईयर 23-24 द कंपनी हैड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 3,44,000। अगेन ये पैट दिया हुआ है, इसमें से आपको प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा, जो यहाँ से मिल जाएगा, तो आपको अर्निंग्स मिलेगा। एनीवेज क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। अब देखने में आपको लगेगा क्या क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नहीं, एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। पहले बेसिक ईपीएस से डील करना, फिर डाइल्यूटेड से डील करना। ठीक है, जब आप बेसिक सॉल्व कर रहे हो
तो डोंट थिंक अबाउट दिस पोटेंशियल इक्विटी शेयर, उसको छोड़ देना, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर? बेसिक का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बराबर। तो अर्निंग्स अवेलेबल कितनी है? 3,44,000 पैट है। इसमें से आपको प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, वो कैलकुलेट करोगे, माइनस करोगे, आपको मिल जाएगा न्यूमरेटर। फिर आएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर निकालना सिखाया था ना मैंने पाटली पेटअप वाले केस में। 50, जैसे यहाँ भी मैंने करके दिया हुआ है, देखो 50,000 ने 80 रुपीज फर्स्ट डे पे दिया था, बराबर। तो ये 80 रुपीज तो पूरे साल का था आपके पास, 50,000 इंटू 80/100 12/12। उसके बाद जुलाई में 50 में से 10,000 ने तो पैसा दिया नहीं, बाकी 40,000 ने रिमेनिंग 20 रुपीज दे दिया। तो आप बोलो 40,000 इंटू 20/100 इंटू 9/12, बराबर। ऐसे करके आपको मिलेगा वेन्स, दैट इज 46,000। अर्निंग्स भी है, वेन्स भी है, आपको ईपीएस मिलेगा 4 रुपीज का पर शेयर। अब ये आपका बेसिक हो गया। एक बार जब बेसिक हो गया तो अब डाइल्यूटेड के बारे में सोचना। इसमें कितने पोटेंशियल इक्विटी शेयर है? एक, एंड दैट इज और 12% डिवेंचर, ठीक है। तो डाइल्यूटेड में क्या होता है? हम निकालते हैं सेविंग्स इन इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। तो सेविंग्स कितनी होगी? 10 लाख इंटू 12% इंटू योर 70%, तो आपकी वो सेविंग्स हो जाएगी। तो मैंने यहाँ सेविंग्स निकाली है। मेरा एक फॉर्मेट है, मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ और फिर न्यूमरेटर के लिए वर्किंग नोट, डिनोमिनेटर के लिए वर्किंग नोट, वो फॉलो करता हूँ। तो मैंने सेविंग्स इधर ऐड बैक किया, न्यूमरेटर हो गया 2,68,000 और हर डिवेंचर को आप देने वाले थे 3 शेयर, टोटल 10,000 डिवेंचर थे, तो 30,000 शेयर आप देने वाले थे, वो मैंने ऐड किए, मेरे को वेंस मिल गया, खत्म कहानी। ये आपका डाइल्यूटेड ईपीएस भी आ गया। बेसिक 4 था, डाइल्यूटेड 3.53 है, इट इज लेस देन द बेसिक, देयरफॉर इट इज डाइल्यूटेड। ध्यान रखना, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है सर। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 अपन ने किया, बढ़िया बढ़िया, प्यारा प्यारा, सबको समझा यहाँ तक? एकदम समझा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डाइल्यूटेड में अपना हो गया। डाइल्यूटेड में एक और केस आता है जहां एक नहीं, एक ही कंपनी में देयर आर मल्टीपल पोटेंशियल इक्विटी शेयर, वो सबसे आखिर में कराऊंगा। उसके पहले एक दो छोटे छोटे केस है, वो देख लो। ईपीएस इन केस ऑफ नेगेटिव अर्निंग्स, मान लो नेगेटिव, आपकी अर्निंग्स नेगेटिव है तो ईपीएस नेगेटिव आएगा ना। तो अब इसमें डाइल्यूटिव, एंटी डाइल्यूटिव में आपको एक बात ध्यान रखनी है। जैसे मान लो पॉजिटिव ईपीएस था 10 रुपए का, डाइल्यूटेड आया 7, तो हम इसको डाइल्यूटिव बोलते थे क्योंकि आपका कम आ रहा है ना, पॉजिटिव अमाउंट कम हो गया, तो इट इज डाइल्यूटिव। मान लो आपका बेसिक ईपीएस -10 था, अब आपने पोटेंशियल इक्विटी शेयर कंसिडर किया और डाइल्यूटेड आपका आया -7, ठीक है। तो जब नेगेटिव में डाइल्यूटेड लोअर आता है ना, तो वो डाइल्यूटिव नहीं, एंटी होता है। सर ऐसा क्यों? अरे बचपन में सीखा रहेगा ना, नेगेटिव में छोटा नेगेटिव होना इज अ बेटर थिंग। मान लो ईपीएस में आपका पहले 10 का नेगेटिव था, 10 का नुकसान था पर शेयर, डाइल्यूटेड होने से वो सिर्फ नुकसान गिर के 7 पे हो गया। ये तो खुशी की बात है ना। डाइल्यूटेड में हमको सिर्फ दुख को रिपोर्ट करना है, खुशी को रिपोर्ट नहीं करना है भाई। नो रिपोर्टिंग एनी खुशी, बराबर। तो खुशी को रिपोर्ट नहीं करना है। जब लॉस कम हो जाता है, ये तो खुशी की बात है, तो लॉस वाले केस में जब गिर जाता है तो इट इज मोर लाइक अ एंटी डाइल्यूटिव, ठीक है, ध्यान रखना। ये एक पहला बेसिक चीज। दूसरा ईपीएस, अच्छा ये ईपीएस इन केस ऑफ नेगेटिव अर्निंग्स था। अगला है ईपीएस इन केस ऑफ कंटिन्यूड एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। इसका मतलब मान लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूड, आपने सीखा रहेगा आपके बिजनेस में। मान लो मैं टीचिंग कर रहा हूं, तो टीचिंग इज माई कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अब करंट ईयर में नॉर्मली है ना, मैं सिंगिंग भी करता था। अब सिंगिंग में काम बन नहीं रहा था, तो मैंने सिंगिंग करना बंद कर दिया, ठीक है। तो उसका ऑपरेशन मैंने बंद कर दिया, तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। जो धंधा बंद कर चुके हो या करने वाले हो करंट ईयर में, जो भी है, ठीक है। तो इस केस में ईपीएस कैसे निकालोगे? तो सुनना, इस केस में जब आप बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हो, तो सिर्फ कंटिन्यूइंग का प्रॉफिट कंसिडर करके आप बेसिक और डाइल्यूटेड है या नहीं वो चेक करना। वापस से, जब मान लो आपको क्वेश्चन में कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड दोनों का डेटा दिया हुआ रहे, ठीक है, तो ये चेक करने के लिए वेदर द पोटेंशियल इक्विटी शेयर आर डाइल्यूटिव और नॉट, आप सिर्फ कंटिन्यूइंग के प्रॉफिट पे वो चीज अप्लाई करना। मतलब जब आप ईपीएस निकालोगे तो कंटिन्यूड वाले का बेसिक और कंटिन्यूड वाले का डाइल्यूटेड निकालना। मैं इसको समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। इधर आ जाओ, अपने पास एक बढ़िया सा एग्जांपल है। देखो, जैसे प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन 1 लाख है, लॉस है 25,000, वेन्स आपको 10,000 दिया हुआ है, ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, वारंट्स है और ओनली फ्री कंपोनेंट है, ये 10,000 शेयर रिप्रेजेंट द फ्री कंपोनेंट, ठीक है। आगे तो आपकी अर्निंग्स कितनी थी? अर्निंग्स वर 1 लाख, सिर्फ कंटिन्यूइंग वाले कंसिडर करना, डिवाइड बाय वेन्स नॉर्मल 10,000 थे, वो मैंने लिखे, तो मेरा ईपीएस आया 10। अब जब मैं डाइल्यूटेड निकालूंगा तो न्यूमरेटर में सिर्फ कंटिन्यूइंग का प्रॉफिट लेना, इग्नोर डिसकंटिन्यूइंग, ठीक है, डिवाइड बाय जो भी आपके शेयर्स इसमें थे वेन्स प्लस जो आप पोटेंशियल इक्विटी शेयर कंसिडर कर रहे हो वो, तो इससे आपका डाइल्यूटेड आएगा 8.33। सो वेदर द शेयर इज डाइल्यूटिव और एंटी, इस केस में इट इज डाइल्यूटिव बिकॉज कम आ रहा है। तो ये मैंने चेक करने के लिए वेदर डाइल्यूटिव और नॉट, मैंने सिर्फ कंटिन्यूइंग के प्रॉफिट पे अप्लाई किया ये चीज, बराबर। मैंने ऐसा डिसकंटिन्यूइंग का नहीं निकाला,
ना ही मैंने कंबाइंड किया, मैंने ऐसा भी नहीं किया कि यार 1 लाख का प्रॉफिट 25 का लॉस तो नेट 75, तो मैंने देखो न्यूमरेटर में 75 कहीं भी नहीं लिया है। दैट मीन्स टू चेक वेदर एनी पोटेंशियल इज डाइल्यूटिव और नॉट, न्यूमरेटर में ऑलवेज कंसिडर ओनली कंटिन्यूइंग का प्रॉफिट लॉस वगैरह। सबको समझा ये वाला पार्ट? यस। इसमें एक और चीज़ है वो भी मैं सिखाऊंगा आपको, दैट कम्स इन क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे आऊंगा। ध्यान देना क्या बोलता है। देखो इसमें बोला हुआ है एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसका कंटिन्यूइंग से प्रॉफिट है 2,40,000 का, बराबर। डिसकंटिन्यूइंग में लॉस है 360 का। तो अगर आप नेट करोगे तो नेट में 120 का लॉस आएगा। 240 का प्रॉफिट, 360 का लॉस, नेट में 120 का लॉस। कंपनी हैज 1000 शेयर्स एंड 200 पोटेंशियल इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। तो बेसिक और डाइल्यूटेड निकालने के लिए या ये चेक करने के लिए वेदर डाइल्यूटिव और नॉट, आप सिर्फ और सिर्फ किसका ईपीएस निकालना? कंटिन्यूइंग वाले का। ठीक है, तो मैंने वही किया। देखो इस क्वेश्चन में मैंने कंटिन्यूइंग वाले का भी निकाला। कंटिन्यूइंग का बेसिक आया 240, उसमें न्यूमरेटर में सिर्फ कंटिन्यूइंग का प्रॉफिट कंसिडर करना। डाइल्यूटिव में भी सेम, न्यूमरेटर में सिर्फ कंटिन्यूइंग का प्रॉफिट कंसिडर करना। तो डाइल्यूटिव आया 200, तो वो बेसिक से कम है, तो इट इज डाइल्यूटिव ओनली। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज एक्स्ट्रा आपको और पढ़ाई थी। रियल लाइफ में कंपनी ऐसे केसेस में टोटल 6 ईपीएस रिपोर्ट करती है। रियल लाइफ में एक्स्ट्रा पार्ट है, सुन लेना बस। कैसे 6 ईपीएस सर? अगर मान लो आपके बिजनेस में कंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी है, डिसकंटिन्यूइंग भी है, तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के 2 ईपीएस आते हैं, बेसिक डाइल्यूटेड। फिर डिसकंटिन्यूइंग के 2 ईपीएस आते हैं, बेसिक डाइल्यूटेड। और कंबाइंड, कंबाइंड मतलब कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग मिला के नेट जो आता है कंबाइंड, उसके भी 2 ईपीएस आते हैं, बेसिक डाइल्यूटेड। ठीक है, तो टोटल जैसे कंपनी 6 ईपीएस रिपोर्ट करती है। ठीक है, यहां वो पूछा नहीं इसलिए मैंने कंप्यूट नहीं किया, बट रियल में 6 ईपीएस निकलता। अब इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, अगर आपका कंटिन्यूइंग का बेसिक और डाइल्यूटेड आप रिपोर्ट कर रहे हो ना, क्यों रिपोर्ट कर रहे हो? बिकॉज डाइल्यूटिव इज लेस देन बेसिक। तो अगर कंटिन्यूइंग का आप बेसिक और डाइल्यूटेड रिपोर्ट कर रहे हो, तो डिसकंटिन्यूइंग और कंबाइंड दोनों का भी आप बेसिक और डाइल्यूटेड रिपोर्ट करना। अब कंबाइंड और डिसकंटिन्यूइंग वाले में डोंट चेक वेदर इट इज एंटी डाइल्यूटिव और नॉट, डोंट चेक। कंटिन्यूइंग वाले में बेसिक और डाइल्यूटेड रिपोर्ट कर रहे हो, तो डिसकंटिन्यूइंग और कंबाइंड वाले में भी आपको रिपोर्ट करना है। सर समझ नहीं आया, एग्जांपल दो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने कंटिन्यूइंग का निकाला, 240 आया बेसिक, 200 आया डाइल्यूटिव, तो मैंने रिपोर्ट कर दिया। अब देखना नीचे, मैंने कंबाइंड का भी निकाला है इस क्वेश्चन में। जब आप कंबाइंड का निकालोगे ना, तो कंबाइंड का बेसिक ईपीएस आएगा -120 और कंबाइंड का डाइल्यूटिव ईपीएस आएगा -100। तो कंबाइंड वाले का देखोगे तब तो ये एंटी निकल गया ना, बट कंबाइंड वाले में डाइल्यूटिव या एंटी वो चेक ही मत करना। कंटिन्यूइंग का आप बेसिक और डाइल्यूटेड रिपोर्ट कर रहे हो ना, तो कंबाइंड का भी बेसिक डाइल्यूटेड रिपोर्ट करना, इवन इफ डाइल्यूटिव इज एंटी डाइल्यूटिव। देखो मैंने लिखा भी है, रिपोर्ट दिस इवन इफ इट इज एंटी डाइल्यूटिव एज कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस बोथ आर रिपोर्टेड। 100 बात की एक बात, डाइल्यूटिव है या नहीं वो कंटिन्यूइंग के लिए चेक करना। अगर कंटिन्यूइंग का दोनों रिपोर्ट हो रहा है, तो डिसकंटिन्यूइंग और कंबाइंड उनका भी सब कुछ रिपोर्ट होगा। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट पूछते तो ध्यान रखना। अच्छा, उसके अलावा सर अगर बेसिक वाले का, सॉरी अगर कंटिन्यूइंग वाले का डाइल्यूटिव एंटी आ जाए तो, एंटी आ जाए तो, कंटिन्यूइंग में डाइल्यूटिव एंटी आ जाए तो फिर डिसकंटिन्यूइंग और कंबाइंड वाले का भी आप डाइल्यूटिव रिपोर्ट नहीं करोगे। मतलब कंटिन्यूइंग का अगर दोनों रिपोर्ट हो रहा है, तो डिसकंटिन्यूइंग कंबाइंड उनका भी दोनों दोनों रिपोर्ट होगा। अगर कंटिन्यूइंग का सिर्फ बेसिक रिपोर्ट हो रहा है, तो डिसकंटिन्यूइंग और कंबाइंड उनका भी सिर्फ बेसिक रिपोर्ट होगा। ऐसा ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने चर्चा किया है, समझा तो ठीक, वरना इट इज ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 18 था आपका, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, बीच में मैंने क्वेश्चन नंबर 17 भी करवाया था। इसमें क्या था सुनना, XYZ इज हैज अ होली ओन सब्सिडरी BC। तो यहाँ XYZ पेरेंट है, BC सब्सिडरी है। अगर याद रहेगा तो एक चीज सिखाई थी, पेरेंट जब भी आप बनते हो तो आपको 2 फिनेंशियल बनाने होते हैं। एक होता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं SFS, एक होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं CFS। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ वो 2 फाइनेंशियल बनाएगा, बोलता है SFS में उसको 2 करोड़ का लॉस हो गया, ठीक है, और कंसोलिडेशन में उसको प्रॉफिट हो गया 40 लाख का। ठीक है, XY हैज 5 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब पहले आप बेसिक निकाल लो। देखो बेसिक कैसे निकालेंगे, इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। कहाँ गया अपना क्वेश्चन नंबर 17? क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, सुनना। पहले हम सेपरेट और कंसोलिडेटेड दोनों का बेसिक निकालेंगे। सेपरेट में 2 करोड़ का लॉस था, डिवाइड बाय 5 लाख शेयर्स, तो नेगेटिव 40 रुपया आ गया बेसिक। व्हाट अबाउट कंसोलिडेटेड, उसमें प्रॉफिट था 40 लाख का, तो 40 लाख डिवाइड बाय 5 लाख शेयर्स, 8 रुपीज पर शेयर का आपको बेसिक ईपीएस आ गया। तो सेपरेट का बेसिक निकाला और कंसोलिडेटेड का बेसिक निकाला। यहां तक क्लियर है? सेपरेट में बेसिक नेगेटिव आया, कंसोलिडेशन में बेसिक पॉजिटिव आया, ये ध्यान रखना। आगे बोलता है फर्दर इट हैज ग्रांटेड ऑप्शंस या वारंट्स टू इशू शेयर्स एज ऑन दैट डेट। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑप्शंस 1 लाख शेयर्स आर कंसिडर्ड टू बी शेयर्स इशूड फॉर नो कंसिडरेशन। मतलब ये 1 लाख शेयर्स
वारंट का फ्री वाला पोर्शन है। कैसे मालूम पड़ा फ्री वाला पोर्शन है? 1 लाख शेयर्स आर कंसिडर टू बी शेयर्स इशूड फॉर नो कंसिडरेशन, तो ये फ्री वाला पोर्शन है। ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको डाइल्यूटेड निकालना है सेपरेट और कंसोलिडेशन का। अब ये तो पता है वारंट्स का न्यूमरेटर पे कोई इंपैक्ट होता ही नहीं है, तो पहले सेपरेट का निकालेंगे डाइल्यूटेड। सेपरेट में आपका जो लॉस है वो 2 करोड़ ही रहेगा, डिनोमिनेटर में शेयर्स आपके 6 लाख हो जाएंगे। तो देखो अभी आपका डाइल्यूटेड ईपीएस कितना आया, -33.33। अब सिखाया था ना नेगेटिव में कम आ जाए तो डाइल्यूटिव नहीं एंटी हो जाएगा ये तो इन केस ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल्स आपका ये एंटी आ रहा है क्योंकि लॉस इज रिड्यूसिंग। तो ऐसे केस में हम एंटी है तो रिपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसे केस में हम कंक्लूड करते दैट बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू योर डाइल्यूटेड ईपीएस दैट इज इक्वल टू ₹40 पर शेयर। ये सेपरेट का बात किया। ठीक है, अब हम सीएफएस का निकालेंगे। सीएफएस में 40 लाख का प्रॉफिट है, डिनोमिनेटर में 6 लाख शेयर्स है, आपका वो 6.67 पॉजिटिव आ रहा है। पहले 8 पॉजिटिव था, अब 6.67 पॉजिटिव है। इट इज डाइल्यूटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप रिपोर्ट कर सकते हो। सबको समझा? या ये मत बोलना सर कंटिन्यूइंग का एंटी हुआ तो इसका भी एंटी है, नहीं वो अलग है। ये सॉरी सेपरेट का एंटी हुआ तो कंसोलिडेटेड का भी एंटी, या ऐसा मत बोलना, वो अलग चीज था जो उसके पहले सिखाया। दैट वाज फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग और कंबाइंड, ये वो नहीं है। ये सेपरेट एफएस और कंसोलिडेटेड एफएस, ये अलग ही टॉपिक है पूरा, ध्यान रखना। तो सिंपल सा बात था, ये आपके किस में आया था? आरटीपी में आया था Jan 25 के, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एकदम बढ़िया सर और क्या रह जाता है इसके अंदर? एक छोटा सा कंसेप्ट और रह जाता है, वो है मल्टीपल पोटेंशियल इक्विटी शेयर का। ठीक है, अब ये काफी खास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देना। ये आपके Jan 25 के पेपर में भी आया था। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल पोटेंशियल इक्विटी शेयर? मल्टीपल पोटेंशियल का मतलब अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उस कंपनी में एक ही पोटेंशियल हुआ करता था इक्विटी शेयर, या तो कन्वर्टेबल डिवेंचर होते थे, या फिर शेयर वारंट्स होते थे, या फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते थे। इस वाले केस में एक ही कंपनी में सारे पोटेंशियल इक्विटी शेयर आ जाएंगे। देखना कैसे? तो एके लिमिटेड है, उसका अर्निंग्स दिया हुआ है, शेयर्स ओपनिंग दिया हुआ है, न्यू इशू दिया हुआ है, इससे तो आप बेसिक निकाल लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, एके हैज ऑल्सो इशूड 40,000 शेयर वारंट ऑप्शंस विच विल बी अलॉटेड शेयर्स आफ्टर 3 years। तो ये वारंट्स है, तो वारंट्स में अपन लेंगे फ्री कंपोनेंट, मार्केट प्राइस दे रखा है, एक्साइज प्राइस दे रखा है। आगे, एके लिमिटेड हैज ऑल्सो इशूड 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर, तो ये कन्वर्टेबल डिवेंचर है बराबर, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू 1,000 इक्विटी शेयर, तो यहां भी आपका पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। इट ऑल्सो हैज इशूड 10% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर विच विल बी कन्वर्टेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर, तो अगेन दिस इज ऑल्सो पोटेंशियल इक्विटी शेयर। ठीक है सर, टैक्स 30% है, कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। पहले बेसिक निकाल लेने का, बेसिक का अर्निंग्स दिया हुआ है 9,50,000 बराबर, वेन्स निकालने के लिए, वेटेड एवरेज निकालने के लिए 50,000 पूरा 12 महीने के लिए था, और न्यू इशू 9 महीने के लिए था क्योंकि जुलाई में आया। ठीक है, तो वो मैंने किया, मेरे को वेन्स आया 72,500, मेरा बेसिक ईपीएस आ गया 13.10। अब जब आप डाइल्यूटेड निकालोगे, आपने अगर मेरे से थोड़ा सा पढ़ रखा है ये चीज, तो मैंने आपको याद है कटप्पा करवाया था, अपन मल्टीपल पोटेंशियल इक्विटी शेयर को एक साथ इवैल्यूएट नहीं कर सकते। याद है ऐसा कुछ मैंने एक साथ किया था इवैल्यूएट, फिर मैंने बोला था कटप्पा कर दो। देखो मेरे से नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, छोड़ देना, बट जिसने मेरे से पढ़ा मैं उसको चाहूंगा रिकॉल करवाऊं। याद है ऐसा कुछ अपन ने किया था, राइट? अपन ने कटप्पा कर दिया था इसका, बोला ऐसा नहीं करना है। तो इन केस ऑफ मल्टीपल पोटेंशियल इक्विटी शेयर, आपको हर एक इक्विटी शेयर को, हर एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर को अलग से इवैल्यूएट करना होता है। इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, आप निकालोगे इंक्रीमेंटल ईपीएस ऑफ ईच पोटेंशियल इक्विटी शेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंटल ईपीएस? मैं करके दिखाता हूं। मान लो आपका पहला पोटेंशियल इक्विटी शेयर है वारंट्स, तो लिखना वारंट्स, इसका इंपैक्ट न्यूमरेटर में कितना होता है वो लिखना, डिवाइड बाय इसका इंपैक्ट डिनोमिनेटर में कितना होगा वो लिखना। मतलब वारंट्स के इक्विटी बनने से न्यूमरेटर में क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं होता है। डिनोमिनेटर में कितना फायदा है? याद है फ्री वाला कंपोनेंट, तो हम बोलेंगे 40,000, फ्री वाला कंपोनेंट है ₹5 डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, तो 10,000 होएगा बराबर, बस ऐसा निकालने का। तो इसका इंपैक्ट ऑन न्यूमरेटर डिवाइड बाय सिर्फ वारंट का इंपैक्ट ऑन डिनोमिनेटर, तो आपको जवाब आएगा 0, क्योंकि 0 डिवाइड बाय कुछ करोगे तो 0 ही आएगा। अगला, फिर है कन्वर्टेबल डिवेंचर। अब इसमें कैसा है? डिवेंचर में सेम आपको देखना है, डिवेंचर के इक्विटी बनने से सेविंग्स इन इंटरेस्ट कितना होता, तो याद है नेट ऑफ टैक्स निकालते थे अपन, वो निकाला मैंने कि डिवेंचर अगर इक्विटी होता तो सेविंग्स होती न्यूमरेटर में 50,400 की, डिवाइड बाय वो कितने शेयर में कन्वर्ट होता 1,000 शेयर्स, इसका ईपीएस निकला 50.40। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल ईपीएस। इंक्रीमेंटल क्यों? बिकॉज आप हर एक पोटेंशियल को अलग अलग इवैल्यूएट कर रहे हो। फिर सेम आप करोगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के साथ, उस प्रेफरेंस शेयर के इक्विटी बनने से
सेविंग्स इन डिविडेंड कितना होता, और डिविडेंड पे नेट ऑफ टैक्स मत करना। तो मैंने बताया 5 लाख का 10% जो भी है 50,000 डिवाइड बाय उसको कितने शेयर देने पड़ते 10,000, तो इसका भी मैंने ईपीएस निकाला। ये पहला स्टेप है। हर एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर का आप क्या निकालोगे, इंडिविजुअली इंक्रीमेंटल ईपीएस, पहला। दूसरा, अब इनकी रैंकिंग करनी है। रैंकिंग करना फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। जिसका सबसे कम ईपीएस है उसको रैंक नंबर 1, जैसे वारंट था 0 है इसका ईपीएस, रैंक नंबर 1। इसके बाद जो अगला छोटा नंबर है वो है 5, इसको रैंक नंबर 2। उसके बाद जो अगला नंबर है लिस्ट में वो 50.4 है, वो रैंक नंबर 3। तो लोएस्ट टू हाईएस्ट से रैंकिंग करना, ये आपका स्टेप नंबर 2 है। तो स्टेप नंबर 1 इंक्रीमेंटल ईपीएस, स्टेप नंबर 2 रैंकिंग। स्टेप नंबर 3 आप कंक्लूड करोगे, कंक्लूजन दोगे कि जो जितने भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर है वो डाइल्यूटिव है या नहीं। कैसे करोगे, पहले 5 कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर्स, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, ईपीएस, कंक्लूजन। पहले आप लिखो बेसिक ईपीएस, उसका लिखो न्यूमरेटर, उसका लिखो डिनोमिनेटर, और बेसिक ईपीएस बाजू में लिख दो 13.10। ठीक है। अब रैंक वाइज जाना, रैंक वाइज रैंक नंबर 1 जो भी था उसको ऐड करना। तो रैंक नंबर 1 था वारंट्स, ऐड किया। न्यूमरेटर पे उसका इंपैक्ट 0 था, वो लिखो। डिनोमिनेटर पे वारंट का इंपैक्ट 10,000 था, वो लिखो। टोटल करो, तो टोटल आपका आएगा 9,50,000 और ये आएगा 82,500। अब इसका ईपीएस निकालो, इसका ईपीएस निकालो। तो इसका ईपीएस निकाला 11.52 आया। इसको प्रीवियस वाले से कंपेयर करना, इसको प्रीवियस से कंपेयर करना। कम आ रहा है ना ये अपना 11.52 इज लोअर देन द प्रीवियस वाला ना, तो दैट मीन्स द वारंट्स आर डाइल्यूटिव। ओ, अगला ये कर लिया। उसके बाद जो रैंक में नेक्स्ट था वो देखना। रैंक में अगला था प्रेफरेंस शेयर, तो लिखो ऐड प्रेफरेंस शेयर। न्यूमरेटर वाले कॉलम में उसका न्यूमरेटर का इंपैक्ट, डिनोमिनेटर वाले कॉलम में उसका डिनोमिनेटर का इंपैक्ट। टोटल मारो, टोटल का ईपीएस निकालो। इसको प्रीवियस वाले से, बेसिक से नहीं, प्रीवियस वाले से कंपेयर करना। ये नंबर छोटा है ना प्रीवियस वाले से, डाइल्यूटिव। ओ, अगले नंबर में आओ। ठीक है, कन्वर्टेबल डिवेंचर, इसका इंपैक्ट ऑन न्यूमरेटर ऐड करो, इसका इंपैक्ट ऑन डिनोमिनेटर लिखो, टोटल मारना बराबर। इस टोटल का ईपीएस निकालना, देखना ध्यान रखना, यहां टोटल का ईपीएस निकालेंगे अपन। वो आया 11.23। इसको प्रीवियस वाले से कंपेयर करना। ये छोटा नहीं है, बड़ा आ रहा है। एग्जिस्टिंग वाला प्रीवियस वाले से बड़ा है, दैट मीन्स कन्वर्टेबल डिवेंचर आर एंटी डाइल्यूटिव। इसका मतलब टोटल 3 पोटेंशियल इक्विटी में से 2 डाइल्यूटिव निकले, बिकॉज जब आपने उनको ऐड किया तो वो प्रीवियस वाले से कम आ रहे थे अमाउंट, बराबर डाइल्यूटिव थे। बट जब कन्वर्टेबल डिवेंचर को ऐड किया और फिर ईपीएस निकाला तो वो ज्यादा आ गया प्रीवियस वाले से। डोंट कंपेयर विद बेसिक ईयर, कंपेयर विद द प्रीवियस वन, तो ज्यादा आ गया। दैट मीन्स कन्वर्टेबल डिवेंचर इज एंटी डाइल्यूटिव। तो फिर इन शॉर्ट जब आप डाइल्यूटेड ईपीएस निकालोगे आप सिर्फ वारंट्स और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को ही कंसिडर करके निकालोगे, जो कि मैंने यहाँ निकाला हुआ है। दैट कम्स टू 10.81। सबको समझा ये वाला पार्ट? रिवीजन में रिवीजन करवाता हूँ, सुनना फटाफट से। सबसे पहला, इन केस ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर जहां मल्टीपल पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, पहला स्टेप इंक्रीमेंट, पहला बेसिक निकालो वो ठीक है। उसके बाद अपना डाइल्यूटेड में पहला स्टेप सबसे इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालो। सेकंड है रैंकिंग करना, रैंकिंग करना लोएस्ट टू हाईएस्ट, बराबर। उसके बाद तीसरा स्टेप कंक्लूजन, चालू करना बेसिक से। फिर नंबर 1 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड करके टोटल निकालना, टोटल का ईपीएस प्रीवियस वाले से कंपेयर करना, कम आ रहा है डाइल्यूटेड। फिर रैंक नंबर 2 का ऐड करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टोटल निकालना, उसका टोटल का ईपीएस निकालना, कंपेयर करना प्रीवियस वाले से, कम आ रहा है डाइल्यूटेड, ऐसा। और एक बात ध्यान रखना, एक बार आपका एंटी आ जाएगा ना, मान लो कन्वर्टेबल डिवेंचर के नीचे भी रैंक नंबर 4, 5 में कुछ और होते हैं, तो एक बार एंटी आ गया तो उसके नीचे के सारे एंटी डाइल्यूटिव ही होंगे। मान लो कन्वर्टेबल डिवेंचर एंटी आ गया, एंटी डाइल्यूटिव आ गया, तो इसके नीचे अगर कुछ बचे भी है ना रैंक वाइज, तो वो सारे एंटी ही होंगे। पता है क्यों? हमने रैंकिंग ऐसे की थी ना, लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो अगर मान लो रैंक नंबर 3 के बाद भी और कोई पोटेंशियल इक्विटी बचा है, तो वो तो इससे भी गैर गुजरे रहेंगे ना भाई। अरे वो तो इससे भी गैर गुजरे हैं, उनकी तो हालत और खराब है, क्योंकि रैंकिंग ऐसे क्या, लोएस्ट टू हाईएस्ट। ये थोड़ी एक्स्ट्रा बात मैंने कर ली, बट ध्यान रखना। एनीवेज, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो, तो ये आपने बढ़िया क्वेश्चन किया। अब इसी बात पे, इसी चीज के साथ 2-3 चीजें और मैच करके इन्होंने एक 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा था जैन 25 में। 5 मार्क कम पूछ लिया, मुझे लगता है कम से कम 50 मार्क का तो पूछना चाहिए था भाई। ठीक है, एनीवेज देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो इसलिए मैंने बाजू में लिख भी दिया अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स। अच्छा, ये मेरे किताब का क्वेश्चन नंबर 22 बन जाता है, बट जैन 25 पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 24 कितने? 8 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग है। ठीक है सर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आउटस्टैंडिंग कब का दिया हुआ है? 31 मार्च 24, ईयर एंड 31 मार्च 24 ही है बाय द वे। तो ये जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है ये 31 मार्च 24 के हिसाब से दिया हुआ है, इस पे मैं आऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आगे। फिर आपको दिया हुआ है एवरेज फेयर वैल्यू
वो ही अपने को फ्री कंपोनेंट निकालने काम आएगा। वारंट्स का 80,000 है, एक्साइज प्राइस 20 रुपीज़ है। डिवेंचर दिया हुआ है, डिवेंचर इज पोटेंशियल इक्विटी शेयर, तो यहाँ दो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, एक डिवेंचर और एक आपका ऑप्शंस, ठीक है, ध्यान रखना। आगे, कंपनी इशूड 1 इक्विटी शेयर एज बोनस फॉर 5 शेयर्स, एक शेयर देंगे 5 के बदले। कब दिया बोनस? अक्टूबर में। इट फर्दर इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स एज ऑन 1 Jan 24, 2 लाख शेयर्स भी इशू किए और ये न्यू इशू हो गया 1 Jan 24 को। फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 March एवरी ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस एज ऑन 31 March 24। तो पहले हम बेसिक निकालेंगे, इसमें मैंने 2 सोल्यूशन करवाए थे क्लास के अंदर, वो पहला वाला इग्नोर कर देना, ऐसे वाले ध्यान रखना, ठीक है। अब वो 2 क्या थे वो छोड़ दो, ऐसे वाला ध्यान रखना। अब इसमें आप बेसिक निकालो या डाइल्यूटेड निकालो, उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग है। वो वर्किंग ये है कि ये जो 8 लाख शेयर दिया है ना, ये कब के हिसाब से दिया है? ये एज ऑन 31 March 24 के हिसाब से दिया, ईयर एंड के हिसाब से, है ना। ईयर एंड के हिसाब से मतलब इसमें आपका ओपनिंग डे 1 पे जो शेयर्स थे वो भी आते हैं, इसमें आपके बोनस शेयर्स भी आ जाते हैं और इसमें आपके न्यू इशू भी आ जाते हैं। ये इसमें एक चीज़ इनहेरेंटली हिडन एडजस्टमेंट बोल दो, अज्यूम बोल दो, जो बोलना है बोल दो। वापस से, ये जो 8 लाख शेयर्स दिए, नॉर्मली हम ऐसा नहीं बोलते थे, नॉर्मली जो भी शेयर्स देते थे हम उसको ओपनिंग शेयर्स मानते थे, न्यू इशू को अलग से ऐड करते थे, बोनस को अलग से ऐड करते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ माना गया है कि दिस 8 लाख इज एज ऑन ईयर एंड ना, तो ईयर एंड का नंबर दिया हुआ है, मतलब इसमें तो बोनस न्यू इशू सब इंक्लूडेड होगा ना भाई, सब होगा इंक्लूडेड, बराबर। तो आप बोलोगे अच्छा ही है ना सर, इसका मतलब ये कह रहे हो क्या ये वेंस है? वेंस, ये वेंस नहीं है। जब इसको आपने इंक्लूड किया रहेगा तो ग्रॉस फॉर्म में इंक्लूड किया रहेगा। नंबर ऑफ शेयर्स इन लोग टोटल देते, इन लोग वेटेड एवरेज नहीं देते। जैसे मान लो आपने फर्दर इशू किया है जनवरी में, हम तो 3 महीने का वेट लगाएंगे, इन्होंने पूरा 2 लाख ऐड कर दिया होगा। 100 बात की एक बार, दिस 8 lakhs इंक्लूड्स द ओपनिंग शेयर्स ऑल्सो, दिस इंक्लूड्स द बोनस ऑल्सो एंड दिस इंक्लूड्स द न्यू इशू ऑल्सो। तो पहले तो बांट के ये बताओ डे 1 पे शेयर्स कितने थे, बोनस कितना है और न्यू इशू कितना है, ये आपको पहले बांटना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट ईयर। पहले मैंने वही किया हुआ है, प्लीज ध्यान देना। इधर देखो कैसे किया हुआ है मैंने। सबसे पहले एकदम मीठा मीठा किया हुआ है, इधर देखो, कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स ऑन डे 1, बोनस शेयर्स न्यू इशू जो भी है ये, ठीक है। सबसे पहले टोटल शेयर्स ऑन ईयर एंड कितने हैं? 8 लाख, ठीक है, टोटल शेयर्स है। हम रिवर्स जाएंगे, इसमें से न्यू इशू कितना है? न्यू इशू तो क्वेश्चन में इधर 2 लाख है, वेटेड एवरेज मत लेना इधर ना, हम ये देख रहे ग्रॉस फॉर्म में शेयर्स कितने हैं। तो 2 लाख शेयर्स न्यू इशू है, बचे कितने? 6 लाख। ये जो 6 लाख बचा है इसमें ओपनिंग शेयर्स भी है, इसमें बोनस भी है। अब बोनस का रेशो क्या बोला था? 1/5। तो येड़े की तरह 6 लाख पे 1/5 मत लगा देना, नहीं नहीं गलत हो जाएगा। 6 लाख तो इंक्लूड्स बोनस ऑल्सो ना, 6 लाख इंक्लूड्स बोनस ऑल्सो। तो कैसे करोगे? सुनना, ये 6 लाख इंक्लूड्स बोनस ना, बोनस का रेशो क्या था? अगर आपके पास 5 शेयर है, मान लो मिटा देता हूं मैं, सुनना, मान लो ये सब मिटा दिया मैंने, ठीक है, एक बार के लिए 6 लाख शेयर्स आ गए। बोनस का रेशो कुछ ऐसा था, अगर आपके पास 5 शेयर है तो आपको 1 शेयर देंगे और ये मिला के बोनस बन जाएगा। अगर 5 नॉर्मल शेयर है तो आपको 1 शेयर मिलेगा, बराबर। ये दोनों मिला के 6 हो जाता है ना, फिर तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। दिस 6 lakhs represent this 6. Why? Because this 6 lakh includes the opening shares also. This 6 lakh includes the bonus also. बराबर। तो दिस 6 लाख रिप्रेजेंट 6 कैसे आया? वापस से, हर 5 के बदले 1 शेयर देंगे, तो 5 नॉर्मल शेयर, 1 बोनस का शेयर, टोटल हो गया 6। ये वो टोटल है। अब बोनस कितना है बताओ? तो बोनस आपका होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1 लाख, और फिर आपको मिलेंगे ओपनिंग शेयर्स, दैट इज 5 लाख शेयर्स। ऐसा समझा? अब इसमें क्या करेंगे, जो ओपनिंग है इस पे 12/12 का वेट लगेगा, जो बोनस है उस पे भी 12/12 का वेट लगेगा, और जो न्यू शेयर्स है इस पे आप सिर्फ 3/12 का वेट लगाओगे। दिस बाइफर्केशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। ये तो रिवाइंड करके 2 बार और सुन लो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। बेसिक ईपीएस दिया हुआ है आपको, ठीक है, अर्निंग्स दिया हुआ है 5 लाख, ओपनिंग है 12/12, बोनस पे डेट देखते नहीं है 12/12। आप बोलते हो सर जब दोनों पे 12/12 लगाना है तो बाइफर्केट किया क्यों? अरे सिखा दिया ना कैसे करते हैं बाइफर्केशन। आप बोल सकते थे ना सर चाहिए, जरूरत ही नहीं है इसका, 6 लाख इज इंक्लूडिंग बोनस, दोनों पे लगाओ 12/12, कर सकते थे, बट मैंने इसे सिखा दिया। और जो न्यू इश्यू है उस पर 3/12, ठीक है। ऐसे करके हमने बेसिक ईपीएस निकाला। फिर डाइल्यूटेड में यहाँ एक नहीं 2 पोटेंशियल इक्विटी शेयर थे, तो आपको पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे? अच्छा एक और चीज़, अगर आपके पोटेंशियल इक्विटी में वारंट्स है ना, वारंट्स का हमेशा रैंक नंबर 1 ही आता है,
क्यों? क्योंकि उसका इंक्रीमेंटल ईपीएस जीरो ही आएगा हमेशा, क्योंकि न्यूमिनेटर पे इंपैक्ट ही नहीं है ना कुछ, बट स्टिल आप निकाल के दिखा देना। तो मैंने दिया हुआ है, देखो डायलूटेड ईपीएस कैसे निकालोगे, पहले निकालेंगे इंक्रीमेंटल ईपीएस, वारंट्स का आएगा जीरो, कन्वर्टेबल डिवेंचर का इंपैक्ट ऑन न्यूमिनेटर डिवाइड बाय इंपैक्ट ऑन डिनोमिनेटर, आपको कुछ तो ईपीएस आएगा जो भी है। रैंक 1 रैंक 2 किया, अब एक एक करके चेक करना। पहले बेसिक लिखेंगे, लिखा सर, उसमें रैंक नंबर 1 का पहले ऐड करना, तो वारंट्स का मैंने पहले ऐड किया, टोटल करना, टोटल का ईपीएस निकालना, वो आया 4.68, प्रीवियस वाले से कंपेयर किया, छोटा ही है, डायलूटिव है। कन्वर्टेबल डिवेंचर का भी ऐड करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, टोटल करना। अब इस टोटल को प्रीवियस से कंपेयर करना, ये भी कम आ रहा है, डायलूटिव ही है, तो यहाँ दोनों पोटेंशियल इक्विटी शेयर डायलूटिव, तो आपका ईपीएस यही आएगा 4.29 के हिसाब से, ऐसा। तो इस क्वेश्चन में बेसिक ईपीएस सिंपल था, डायलूटेड भी सिंपल था, इसमें इंपॉर्टेंट था तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो, मैंने एक और तरीके से करवाया था, इसमें एक्स्ट्रा वर्किंग करके, वो सोल्यूशन मत रेफर करना, जो आईसीआई वाला है वो रेफर करना बेटर है वो, ठीक है। मतलब एग्जाम में उन्होंने उस तरीके से किया हुआ था। एनीवेज, तो ये अपना एक और क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 20 है, थियरी क्वेश्चन है, पढ़ सकते हो, क्लास में करवाया था, सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी फटाफट से सुन लो, इसमें क्या बोलता है। आपको पता है जब राइट शेड्स होते थे तो हम एक्स राइट निकालते थे फॉर्मूला से, या वो पूछा है कि आप एक्स राइट की वैल्यू निकालो। दो चीज़ पूछी है, एक तो राइट का वैल्यू पूछा है और एक एक्स राइट प्राइस पूछा है। सबसे पहले याद है राइट साइड में फॉर्मूला सिखाया था ना, उससे आप एक्स राइट प्राइस निकालना, तो यहाँ फॉर्मूला वगैरह यूज किया सब कुछ, और एक्स राइट प्राइस आपकी आ गई 370 पर शेयर। इसमें एक और चीज मांगी थी, दैट इज वैल्यू ऑफ राइट। अब राइट की वैल्यू पता है क्या होती है? राइट की वैल्यू इज नॉट द राइट प्राइस। हाँ, राइट प्राइस यहाँ 245 था, वो राइट की वैल्यू नहीं होती है। राइट की वैल्यू होती है कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस, इन दोनों प्राइस का जो डिफरेंट है वो होती है राइट की वैल्यू। जो डिफरेंस है इसका वो होती है राइट की वैल्यू। कम राइट प्राइस इज 420 गिवन इन द क्वेश्चन, एक्स राइट हमने ढूंढे 370, तो वैल्यू ऑफ राइट इज दोनों का डिफरेंस दैट इज 50। ये दो चीज पूछी थी, बाकी बस सिंपल था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। चलो, तो उसके अलावा PYQ जैन 25 वाला क्वेश्चन जस्ट अभी आपको करवाया, और इसी के साथ आपका EPS खत्म हो जाता है, ठीक है। मैं नॉर्मल जितना स्पेस पकड़ता हूँ रिवीजन में, मैंने उससे काफ़ी कम पेस रखी थी इस AS में, बिकॉज ये AS में बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, बट आपको ये गारंटी है कि जब आप ये देखोगे आपको रिकॉल ज़रूर से हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ तक पसंद आया वीडियो, बताना ज़रूर कैसा लगा। आपके लिए वो एक कमेंट होता है, मेरे लिए इट इज़ अ मोटिवेशन फैक्टर, मुझे और ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट करने का मन करता है उससे, ठीक है। सो आई होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच, और मेहनत करते रहो यार। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल। और इसी बात पे बोलेंगे, जब AS खत्म करते तो बनता तो है एक के है भाई साहब, है ना। चलो, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको जो भी रेलिवेंट चीज़ें सब मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा, एक और चीज़ प्रचारण कर लेता हूँ, है ना। अगर रिवीजन पसंद आ रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जूनियर्स को बोल देना कि आकाश कंदे नाम का प्रोफेसर है, ठीक ठाक पढ़ाता है, पसंद आए तो एनरोल कर सकते हो फॉर द बैचेस एंड एवरीथिंग, ठीक है। दे आर अवेलेबल ऑन bbvirtuals.com, मेरी बुक्स लेक्चर्स सब अवेलेबल है वहाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। फास्ट ट्रैक बैच भी अवेलेबल है, फुल कोर्स भी अवेलेबल है, सब अवेलेबल है, तो जाओ मजे करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।